हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. In case you find the video helpful, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और मैं आई बटन में अभी भी विजन आईएएस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, पॉलिटी और गवर्नेंस की एक्सप्लेनेशन की, आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। और अगर इफ आई टॉक अबाउट द ब्रॉड आउटलुक ऑफ टुडेज वीडियो, व्हाट ऑल इज इट गोइंग टू बी अबाउट, तो देखिए आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सारे ऐसे इश्यूज जो आपको शायद मुश्किल लगते होंगे, जैसे व्हाट आर होवित्जर्स, मजल वेलोसिटी क्या होती है, कैलिबर क्या होता है गन्स का, कौन कौन सी गन्स हम इंक्लूड कर रहे हैं अपनी आर्मी रेजिमेंट्स में। फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे नेटो का कौन सा आर्टिकल है जो बेसिकली किसी भी कंट्री को नेटो में इन्वॉल्व होने के लिए अलाउ करता है, या फिर क्या है कर्दिस्तान का पूरा इशू, व्हाट इज कर्दिस्तान इशू। और फिर हम और भी बहुत सारी चीजें जैसे लोन हेयर कट्स क्या होते हैं, या फिर मिड डे मील में कुकिंग कॉस्ट क्या है, सेंटर और स्टेट्स आपस में कैसे इसको बांटते हैं और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कुकिंग कॉस्ट का इशू। सो दिस इज ऑल जो भी ऐसा आप देख सकते हैं, इस तरह की वीडियो आज की होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए हम पहले स्टार्ट ही अब कर्दिस्तान के इशू से कर लेते हैं आज, और पूरा कैसे, देखिए बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे टर्की जो है उसकी प्रोमिनेंस वर्ल्ड स्टेज पे बढ़ रही है। बहुत सारे इसके रीजंस मैंने आपको बताए हैं कि कैसे टर्की बिल्कुल इंडिया की तरह इमिटेट कर रहा है वेस्ट के फ्रंट में। देखिए जैसे हम देख सकते हैं टर्की के साथ अभी मिस्टर मोदी ने बहुत ही रिसेंटली समरकंद में साइड लाइन्स पे मीटिंग की एक, और बेसिकली टर्की इंडिया के अगेंस्ट क्यों है कुछ कुछ इश्यूज पे, क्योंकि कश्मीर इशू जो है उनका पाकिस्तान टिल्ट है उधर, जो अगस्त 5 को हमने स्ट्राइक डाउन किया धारा 370 को, उस पे भी उनका हमारे खिलाफ इशू है। तो ये एक बहुत बड़ा टर्फ है भारत और टर्की के बीच में। लेकिन इन चीजों के बावजूद जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो काफी अच्छा चल रहा है, उसको और इम्प्रूव करने के लिए मिस्टर मोदी एक्चुअली मेट अर्डगन। ओके, अगर हम बात करें, ये हो गई भारत और टर्की की बात, लेकिन बात ये है कि भारत और टर्की का स्टैंड वेस्ट पे सेम क्यों है। वेस्ट कैसे ना ही भारत को सैंक्शन कर पा रहा है ना ही टर्की को, और वेस्ट के लिए भारत और टर्की दोनों ही कैसे इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए अगर हम भारत की बात करें तो जो बाइडेन एंड यूएसए नोज वेरी वेल कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है भारत की, राइट, दैट्स ट्रू। ओके, तो हम रशिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम भी हमने इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया, हम पे काटसा भी नहीं लगाया गया, और बहुत सारे हम रशिया का ऑयल भी ले रहे हैं चीपर रेट्स पे, बहुत सारी चीजें। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो डिप्लोमेसी है, जैसे मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कैसे बहुत सारे मुद्दों पे यूएस को भी फेवर करती है, तो बैलेंस आउट कर रहे हैं तो वैसे ही देखिए क्या हो रहा है। जो मैंने आपको टर्की की बात बताई थी, टर्की भी रशिया से उसने S-400 मिसाइल सिस्टम इंपोर्ट किया, उस पर काटसा तो लगाया ऑब्वियसली इन्होंने यूएस ने, लेकिन बहुत सारे रीजंस है कि टर्की का बहुत जरूरत है कि नेटो में अगर कोई भी जो मेंबर है और इंक्लूड किया जाए तो टर्की की वहां पे एक एज मिल जाता है टर्की के स्टैंड को कि वो अलाउ करेंगे तभी नेटो में अलाउ किया जाएगा किसी भी और मेंबर को इंक्लूड करने के लिए। और टर्की का बहुत रिस्पॉन्स ऐसा है कि टर्की अब फुल मेंबर बनना चाहता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अभी तक वो एक इट इज नॉट अ फुल मेंबर एज ऑफ नाउ, लेकिन अब वो देखिए ऑलरेडी आप नेटो के मेंबर हैं, फिर आप रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान डोमिनेटेड जो ग्रुप है आप उसका भी मेंबर बनना चाहते हैं। कैसे वो बैलेंस आउट कर रहा है बिल्कुल इंडिया के ही तरह, वेस्ट को भी और ईस्ट को भी। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो अब हम देखते हैं बेसिकली इस आर्टिकल में लिखा क्या है। अर्डगन आस्क स्वीडन एंड फिनलैंड टू कीप प्रॉमिस। देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो स्वीडन है और फिनलैंड है, ये जो दो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये इन्वॉल्व होना चाहती हैं एज अ मेंबर ऑफ नेटो, राइट, ये बात हमें पता है। लेकिन ये भी हमें पता है कि टर्की इनकी मेंबरशिप के अगेंस्ट है।
क्यों है, क्या है, उसको हम डिस्कस करने से पहले इस पूरे पैराग्राफ की एक कर्सरी रीडिंग देंगे, ठीक है। तो सैटरडे को बेसिकली प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्डोगन ने वार्न किया है कि टर्की रैटिफाई नहीं करेगा नेटो मेंबरशिप बिड को, किसकी, स्वीडन और फिनलैंड की, जब तक ये दोनों कंट्रीज क्या करती हैं, जो प्रोमिसेस इन्होंने अंकारा, यानी कि टर्की की कैपिटल है अंकारा, बेसिकली टर्की को जो किए हैं इन्होंने प्रोमिसेस, उसे वो नहीं रखते। और देखिए यहाँ पे इन्होंने, मिस्टर अर्डोगन ने हमेशा ही एक्यूज किया है इन दोनों कंट्रीज को, क्योंकि ये हेवंस की तरह, सेफ हेवंस की तरह काम करते हैं कर्डिश मिलिटेंट्स के लिए और प्रमोट करते हैं जो टेररिज्म। अभी हम देखेंगे पूरा इशू एक्चुअल में है क्या, ओके और यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, अब देखिए एक कंसेशन हमें अंकारा को देते हुए दिख गई हैं ये दोनों कंट्रीज, क्योंकि स्वीडन ने कहा है फ्राइडे को कि हम रीऑथराइज कर देंगे एक्सपोर्ट्स ऑफ वॉर मटेरियल्स टू टर्की, जो एक प्रॉमिस था जो टर्की ने मांगा था कि आपने एक्सपोर्ट्स बैन कर दिया है टर्की के साथ, बिल्कुल आम एक्सपोर्ट्स को, आप उसे दोबारा से रिन्यू करिए, वरना हम आपकी नेटो मेंबरशिप को रैटिफाई नहीं करेंगे। ओके तो अब हम देखते हैं एक्चुअल में पूरा इशू है क्या। अब देखिए अगर आपको ये दिख रहा है, अगर कर्डिस्तान बनता तो ये होता कर्डिस्तान अपने में एक देश, ठीक है, ये एरिया होता कर्डिस्तान। अब हम देख लेते हैं कर्डिस, बेसिकली जो कर्ड्स की मांग है वो है क्या। कर्डिश पीपल है कौन, दे आर एक्चुअली एन इरानियन एथनिक ग्रुप, ओके दे आर, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे अभी जो महसा अमीनी, जो 22 ईयर ओल्ड वुमेन, जिनको एक इम्प्रॉपर हिजाब के लिए मॉरल पुलिसिंग जिनकी की गई और 3 दिन कोमा में रहने के बाद जो एक्चुअल में शी पास अवे, उनके बाद जो प्रोटेस्ट चल रही हैं वो एक कर्डिश वुमेन है, ये बात आपको पता है राइट। वो कर्डिश एरिया से बिलोंग करती थी, जो कैपिटल तेहरान में घूमने के लिए आई थी और वहां पे उनको इम्प्रॉपर हिजाब के लिए डिटेन किया गया था, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ईरान भी कर्डिस्तान के कितने खिलाफ है, ओके ये चीज यहाँ से आपको समझनी है। बेसिकली एक ईरानियन एथनिक ग्रुप ही है कर्ड्स, और ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं, दे आर नेटिव टू द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ कर्डिस्तान इन वेस्ट एशिया। ये कौन सा वेस्ट एशिया का, देखिए आप यहाँ बहुत अच्छे से पढ़िए कि कौन कौन सा एरिया मिल के बनाएगा कर्डिस्तान, साउथ ईस्टर्न टर्की, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान, नदर्न इराक एंड नदर्न सीरिया। तो ये 4, टर्की, ईरान, इराक, सीरिया, इन कंट्रीज का कुछ कुछ पार्ट्स अब हम यहाँ देख सकते हैं, तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ओके तो देखिए क्या है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये नदर्न सीरिया, ओके नदर्न ईरान, ये यहाँ पे नदर्न ईरान, ये आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न ईरान हो गया, ये इराक का पार्ट हो गया, ये साउथ ईस्टर्न टर्की हो गई, तो टर्की का कुछ रीजन, सीरिया का कुछ रीजन, इराक का कुछ रीजन, यहाँ से ईरान का कुछ रीजन मिल के यहाँ पे बना रहा है कर्डिस्तान। अगर मतलब जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो उनकी मांग अगर फुलफिल की जाए तो। अब देखिए हम देखेंगे पूरा मुद्दा है क्या नेटो से रिलेटेड। सबसे पहले तो ब्रीफली हम देख लेते हैं नेटो है क्या। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और बहुत ही सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने फॉर्म किया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को 1949 में। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये कोल्ड वॉर एरा था, ये बेसिकली सोवियत यूनियन की जो एक्सपेंशन हो रही थी, जो कम्युनिज्म की एक्सपेंशन हो रही थी पोस्ट वॉर पीरियड में, तब उसके रिस्पॉन्स में बनाया गया था नेटो को, ठीक है। अब देखिए करंटली कितने मेंबर्स हैं नेटो के, 30 मेंबर्स हैं। और अगर हम आर्टिकल 10 की बात करें इस नेटो की, तो ये कहता है आर्टिकल 10 कि जो कोई भी यूरोपियन कंट्री अगर कंट्रीब्यूट कर सकती है नदर्न अटलांटिक एरिया की सिक्योरिटी में, वो अलायंस को ज्वाइन कर सकती है, ठीक है। ये कहती है इनका आर्टिकल 10। लेकिन बात यह है, आपको अप्रूवल चाहिए हर एक मेंबर स्टेट का, क्योंकि टर्की एक मेंबर स्टेट है, तो उसका अप्रूवल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी 29 मेंबर स्टेट्स का, ठीक है। तो अगर आपको मेंबर स्टेट बनना है तो हर एक मेंबर स्टेट का आपको अप्रूवल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि 2008 में ग्रीस ने वीटो कर दिया था नॉर्थ मैसेडोनिया की बिड, क्योंकि वो नेटो ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था उस कंट्री के नाम को ही लेके, क्योंकि जो मैसेडोनिया है बहुत हद तक ग्रीस से जोड़ा जाता था। अगर हम एंशिएंट टाइम्स में देखें तो वो इस नाम को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे, वो कहते थे अपना नाम चेंज करिए, क्योंकि ग्रीस की मोनोपोली है इस
नाम पे बेसिकली। तो फिर देखिए 2018 में जब फाइनली 2008 में भी देखिए वीटो कर चुके हैं और कितने सदियों से ये डिस्प्यूट चल रहा था, तो 2018 में इस कंट्री ने फाइनली अपना नाम ही चेंज किया, अपना नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया नॉर्थ मैसेडोनिया। फिर ग्रीस ने ग्रांट किया अपना अप्रूवल इनको ज्वाइन करने का, फाइनली आफ्टर विच द कंट्री वाज ऑफिशियली एडमिटेड एज अ मेंबर इन मार्च 2020। ओके, तो ये बेसिकली लेटेस्ट मेंबर है नेटो का। ओके, अगर हम बात करें नेटो है क्या, आपको पता है ये कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस है। आपको पता है अगर बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है अलायंस के, देखिए कोई भी अगर कंट्री है वो अटैक कर देती है किसी भी एक भी मेंबर स्टेट पे, तो आपको पता है इनका आर्टिकल 5 क्या कहता है, जो म्यूचुअल डिफेंस की बात करता है कि अगर बाई चांस एक भी कंट्री पे कोई अटैक करेगा तो वो सब पे अटैक माना जाएगा और सारे मिलके उसको काउंटर करेंगे। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है ताकि सेफ्टी बरकरार हो सके नदर्न अटलांटिक एरिया की। अगर हम टर्की की बात करें, टर्की हैज बीन अ मेंबर ऑफ नेटो सिंस 1952। ओके, 1949 में तो ऑर्गेनाइजेशन बनी ही है, उसके बाद ही कितना रिसेंटली और कितने साल से मेंबर है। और आपको पता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है पूरी अलायंस में आफ्टर द यूएसए इटसेल्फ। ठीक है, तो मतलब आप इसकी प्रोमिनेंस देख सकते हैं टर्की की। ओके, अब देखिए इन्होंने इससे पहले भी बहुत बार फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री को अपोज किया है। इट हैज बीन अ रिपीटेड स्टेप ऑन देयर पार्ट। अगर हम बात करें, देखिए अर्डोगन का क्या कहना है कि दे आर होम टू मेनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। यही हमने अभी भी रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी देखा कि जो स्वीडन और फिनलैंड है इधर बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है। कैसे, जो कर्डिस्तान वर्कर्स पार्टी है और जो पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट है YPG। तो देखिए जो PKK है यानी कि कर्डिस्तान वर्कर्स पार्टी, ये बहुत सारा आर्म स्ट्रगल करती है टर्की के साथ। मतलब देखिए ऑब्वियसली टर्की का ही तो एक पार्ट बनेगा ना कर्डिस्तान, राइट? तो ऑब्वियस इस पर आपको सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा। अगर अभी हम इस जगह पे देखें जो POK रीजन है या फिर कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट हैं, वो किससे, उनकी लड़ाई है किससे? सरकार से तो है ना, क्योंकि सरकार कहती है बेसिकली कि ये पूरा भारत हमारा है और हम भी, मतलब हमको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हमारी सरकार कर रही है। तो वही चीज है, जो जो कर्डिस्तान बनने नहीं देगी वो टर्की की सरकार है, गवर्नमेंट है। ओके, तो बेसिकली दोनों के बीच में लड़ाई है, काफी आर्म स्ट्रगल में ये जो ग्रुप्स हैं ये इन्वॉल्व हैं टर्की के साथ काफी डेकेड से। ओके, तो पहले तो देखिए इनका क्या स्टेट था, इनका क्या क्लेम था, ये कहते थे कि पहले हमें इंडिपेंडेंट कर्डिश स्टेट चाहिए। फिर इनको पता है कि ये तो हमें मिलने नहीं वाला, तो फिर धीरे धीरे इवॉल्व होकर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमें ग्रेटर कर्डिश ऑटोनॉमी दे दीजिए। मतलब इन द सेंस हम खुद का फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, खुद को कैसे गवर्न करना है ये हम खुद डिसाइड करें, हम रहेंगे टर्की का ही पार्ट टेरिटोरियली, पर हमारे जो मीन्स ऑफ गवर्नेंस होंगे वो खुद के होंगे, सेल्फ ग्रोन एंड सेल्फ अक्लेम्ड। ओके, तो अब देखिए यही चीज इन्होंने बोला कि इस तरह के राइट हमें विद इन टर्की दे दीजिए। अभी इनका फाइनल क्लेम भी यही है कर्ड्स का। ओके, अगर हम बात करें PKK की, जो हमने अभी देखा, तो इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय टर्की। तो सिर्फ टर्की ने ही नहीं किया हुआ, ऑब्वियसली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी सेपरेटिस्ट टेररिस्ट हैं वो टेररिस्ट ही कहेंगे ना उसे। ठीक है, तो US ने भी किया हुआ है इनको टेररिस्ट डिक्लेयर, UK ने भी और EU ने भी, पूरे यूरोपियन यूनियन ने भी। अब फिनलैंड और स्वीडन की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली इन दोनों ने भी बैन तो किया हुआ है इनको एज अ टेररिस्ट आउटफिट, लेकिन अंकारा ये कहता है कि ये जो नॉर्डिक कंट्रीज क्या करती हैं, ये बेसिकली हमें रिटन कमिटमेंट दे, पहली बात तो कि ये सप्रेस करेंगी PKK और YPG के फोर्सेस को सीरिया में। अब देखिए आप कहेंगे सीरिया कहाँ से आ गया, क्योंकि सीरिया में भी बेसिकली आपको पता है सीरिया का भी कुछ रीजन है वो कर्डिस्तान बनेगा। अब ऑलरेडी टर्की पसंद नहीं करता कर्ड्स को, क्योंकि वो अपना एक सेपरेट रीजन चाहते हैं, ऑटोनॉमी चाहते हैं। तो अगर किसी और रीजन में भी अगर वो अपना कर्डिस्तान का एक थोड़ा सा हिस्सा, एक फाउंडेशन स्टोन रख देते हैं कि ये सीरिया का अपर वाला जो नदर्न एरिया है वो हमने कर्डिस्तान की शुरुआत कर दी, तो ऑब्वियसली जो टर्की है वो सीरिया में जाके भी लड़ता है इनसे। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि जो टर्की ने बहुत सारा ऐसे इस तरह के मिलिशिया वगैरह लॉन्च किए हैं सीरिया में भी। सीरिया तो बेसिकली ग्रस्त ही है टर्की वगैरह के जो आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं इसी वजह से है। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने कर्ड्स के खिलाफ ये सारे इस तरह के एक्शंस कंडक्ट किए हैं। तो बेसिकली बात क्या है, टर्की चाहता है कि स्वीडन और फिनलैंड
इनको सप्रेस करें इन तरह के फोर्सेस को। बेसिकली क्या है, अगर हम देखें, पीकेके एक पार्टी है एक तरह से, और वाईपीजी इसकी एक मिलिशिया है, मिलिशियन फ्रंट है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो रोजावा रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया का। तो देखिए बात क्या है, और ये सपोर्ट करते हैं वेस्टर्न फोर्सेस को। इन्होंने वैसे हैं तो ये टेररिस्ट, लेकिन इन्होंने जो मिलिट्री कैंपेन्स जो वेस्टर्न फोर्सेस ने आईएस के खिलाफ लिए थे सीरिया में, ये उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब टर्की कहता है आप इसकी मदद क्यों लेते हैं, ये तो कुर्दिस्तान, ये भी तो टेररिस्ट ही है, ये भी तो अलग से रीजन चाहते हैं एक। तो ये चीज ठीक है। तो बेसिकली टर्की इस चीज में वेस्ट के भी थोड़ा सा खिलाफ है, इस अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे लिखा है कि ये सब कुछ हमने देख लिया। अब देखिए बात क्या है, टर्की इनको बहुत सारी चीजों को, टर्की कहता है कि जो स्वीडन और फिनलैंड है, बहुत सारे पीके के मेंबर्स हैं, वो फ्लाई कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं इस तरह की फाइट को, कहाँ पे, स्वीडन और फिनलैंड में जाके, ठीक है, ये जो पीके के मेंबर्स होते हैं। ओके, और एक और इंसान है, इनके जो फॉलोअर्स है फेतुल्ला गुलेन, इनके जो फॉलोअर्स हैं बेसिकली क्या, ये क्या करना चाहते थे, ये इंसान ये करना चाहते थे 2006 में कू करना चाहते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये ओवरथ्रो करना चाहते थे वाया वायलेंस द स्टेट। लेकिन वो बाय चांस फेल हो गया, तो फिर ये भाग गए स्वीडन और फिनलैंड के कुछ कुछ टेरिटरीज में, कुछ टाइम इधर कुछ टाइम इधर। तो बेसिकली टर्की ये कहता है कि ऐसे लोगों को हेवन देते हैं, सेफ हेवन, पनाह देते हैं, और इन लोगों को एक्स्ट्राडेट भी नहीं करते, यानी कि हम बोलते रह जाते हैं कि आप इन्हें वापस भेजिए, डिपोर्ट करिए, ताकि हम इनके खिलाफ एक्शन ले सकें, और ये डिपोर्ट नहीं करते। ओके, क्योंकि बेसिकली देखिए क्या है ना, जो स्वीडन और फिनलैंड है ना, वो टर्की के खिलाफ सीरिया में क्यों है, क्योंकि उनको लगता है सीरिया में जितना भी टर्मोइल है वो सब कुछ टर्की की वजह से है, क्योंकि टर्की आए दिन वहां पे कुछ ना कुछ कुर्दिस्तान जो कर्ड्स हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और काफी ज्यादा आर्म्स भेजते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। और एक और चीज जो थी, टर्की चाहता था कि स्वीडन और फिनलैंड जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है टर्की के ऊपर, कि कोई भी सेल ऑफ आर्म नहीं होगा इस कंट्री को, जो इम्पोज किया गया था अंकारा के मिलिट्री कैंपेन इन सीरिया विच एक्चुअली टुक प्लेस इन 2019, उसको भी लिफ्ट करे, जो फाइनली हमने अभी देखा। एक साइड से तो फ्राइडे को इस चीज में आ गई है कंसेशन कि हम लिफ्ट कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं कि देखिए कहीं लोग कहते हैं कि ये सब कुछ इट इज ऑल अ ड्रामा, इट इज अ शैम। एक्चुअल में जो अर्डगन कर रहे हैं वो एक डोमेस्टिक कंसर्न है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है, इट इज approximately 100% a reflection of the domestic politics। क्योंकि देखिए आप फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड भी वही होता है जो आपको डोमेस्टिकली जो प्रेजेंट सरकार है, करंट रिजीम है, उसको हेल्प करे। अब देखिए क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अर्डगन ऑब्वियसली जो बेसिकली ब्लॉक कर रहे हैं इनकी मेंबरशिप को, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके देखिए इलेक्शंस आ रहे हैं, राइट, बहुत ही जल्दी आने वाले हैं अगले साल इलेक्शंस। तो अर्डगन को पता है कि ये जो है एक नेशनलिस्ट इशू है, ऑब्वियसली नेशनलिस्ट इशू है, क्योंकि कुर्दिस्तान का इशू आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली इतनी तरह का टेररिज्म होता है, मिलिटेंट्स हैं इनके नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है इनका, जो तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग खिलाफ हैं, बहुत सारे जो नेशनलिस्ट होंगे वहां के टर्की के, तो उन्हें पता है कि अराउज करके इन नामों पे मैं इलेक्शन के वोट तो जीत सकता हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन तो इतनी ज्यादा है वो तो मैं रोक नहीं पा रहा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा राइज कर चुकी है वो मैं ठीक कर नहीं पा रहा। तो ठीक है, फिर नेशनलिज्म का पर्दा आंखों पे लाके लोगों के तब वोट जीत लेंगे। दिस इज हाउ द थिंग्स आर एज फार एज द होल इशू इज कंसर्न। लेट्स गो बैक टू द हिंदू। Actually, my mouse is also not working today. Attack on Iran police station kills 19 persons, including 4 elite guard members. देखिए हुआ क्या है, एक अटैक कंडक्ट किया गया है कुछ सेपरेटिस्ट द्वारा जो आर्म्ड थे एक पुलिस स्टेशन पे, ईरानियन पुलिस स्टेशन पे, एक साउथ ईस्टर्न सिटी में, जिसने किल कर दिए हैं बेसिकली कितने लोगों को, 19 पर्सन्स को। अगर हम बात करें इसमें कुछ थे ईरान की एलीट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के मेंबर्स, आप बहुत ही जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है। तो देखिए बात क्या है, किसी ने भी दो क्लेम तो नहीं किया है कि अटैक किसने किया है किसने नहीं किया है, और किसी को ये भी नहीं पता कि क्या ये जो अटैक हुआ है पुलिस स्टेशन पे, वो जो प्रोटेस्ट इतनी सारी चल रही हैं ईरानियन विमेन जो अमीनी है उनकी डेथ के बाद, क्या उसी का एक पार्ट है, या सेपरेटिस्ट ने एक जो ये यूजुअल अटैक्स करते हैं जो कर्ड्स सेपरेटिस्ट है, यहाँ पे भी कर्ड्स का इशू है, उन्होंने किया है। तो बेसिकली ये चीज अभी कंफर्म नहीं है और किसी ने क्लेम भी नहीं किया है इस अटैक को।
ऑलराइट, रशिया विड्रॉज ट्रूप्स आफ्टर यूक्रेन एनसर्कल्स की सिटी। देखिए अभी क्या है, बेसिकली सेटबैक आया है रशिया के लिए। क्यों सेटबैक आया है? देखिए हमें पता है कि इन्होंने 4 जो रीजन्स हैं, खरसोन और जेपोरेजिया और डोनेट्स्क, लुहांस्क, इन्होंने इसको एनेक्स तो कर दिया इन चारों को, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने अपनी प्रेस्टीज बढ़ा ली सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों में। लेकिन अब बात यह है, इनको एक सेटबैक देखना पड़ गया जो इनकी प्रेस्टीज को कम भी कर सकती है। क्या हुआ है एक्चुअल में, यूक्रेनियन फोर्सेस ने क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया, एनसर्कल कर लिया रशियन ट्रूप्स को सैटरडे को। देखिए क्या हुआ है, अगर जो एक ईस्टर्न यूक्रेनियन सिटी है उधर की ये बात है, इनको फाइनली फिर क्या करना पड़ गया कि वहां से they had to withdraw from that place to more favorable positions, जहाँ पे वो सेफ हैं, बेसिकली जहाँ उन्हें लगता है अब ठीक है हम यहाँ जीत लेंगे, वो तो हमारे हाथ से गया, तो फिर उन्हें भागना पड़ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली लेटेस्ट विक्ट्री है यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव के लिए, ऑब्वियसली आपको पता है, और एक ह्यूमिलिएशन है क्रेमलिन के लिए, यानी कि पुतिन के लिए बेसिकली, या फिर आप कह सकते हैं रशिया के लिए। ओके, अब ये कौन सी सिटी है, लाइमन से इन्होंने विड्रॉ किया है, विच एक्चुअली कॉम्प्लिकेट्स इट्स इंटरनेशनली वेरीफाइड मूव टू एनेक्स 4 रीजन्स ऑफ यूक्रेन। अब देखिए बेसिकली क्या होगा, हम जानते हैं कि ऑलरेडी इन्होंने क्लेम तो कर लिया 4 उसका, लेकिन उसको कोई भी रिकग्नाइज करेगा कि नहीं करेगा, उस पर भी हमें कुछ कुछ आज बहुत डिटेल में देखना है। वी विल एक्चुअली लुक एट इट a little later. Lyman, a key transport hub, had been an important node in the Russian front line for both ground communications and logistics. तो logistics के लिए, transportation के लिए, की information exchange के लिए एक जगह उनके हाथ से जाना, ये काफ़ी बड़ा उनके लिए सच में एक सेटबैक ही है। ओके, अगर हम बात करें साउथ में, जो यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्रोवाइडर है, उन्होंने कहा है रशियन फोर्सेस वहाँ पे बहुत बुरा कर रहे हैं, दे हैव बीन किलिंग, दे हैव बीन मर्डरिंग, और रशियन फोर्सेस ने ब्लाइंड फोल्ड किया और डिटेन किया जो हेड ऑफ यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है जो वहाँ पे स्थित था। ठीक है, तो बहुत कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है जिस तरह की ये लोग सिविलियंस के अगेंस्ट भी रशियन फोर्सेस जिस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं, विच आई थिंक आर वॉर क्राइम्स, एटलीस्ट वेस्ट तो इन्हें कहते ही है। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर में आज क्या क्या आया है। ऑलराइट, पीएम लॉन्चेस 5G, कॉल्स इट स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा। देखिए बात क्या है, हमने कल भी डिस्कस किया था, कि 5G लॉन्च होने वाला है, लेकिन उससे पहले कि अगर बाई चांस आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो कुछ कुछ टर्म्स मैंने कल उसमें डिफरेंस बताया था, वो मैं भी बताऊंगी, लेकिन हम पहले इसकी एक कर्सरी रीडिंग दे देते हैं। देखिए मोबाइल फोन यूजर्स जो कंट्री के हैं पूरे, बहुत ही जल्दी उन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा जो अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट होता है, जो 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी की वजह से हम अवेल कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाइनली लॉन्च कर दिया है इस नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क को, जिसे हम 5G कहते हैं। आपको पता है कि इसकी जो इंटरनेट स्पीड, मैंने कल भी बताया था, ये अगर हम इसकी पीक स्पीड की बात करें तो ये अराउंड 10 Gbps हो जाती है, और अगर हम 4G से कंपेयर करें तो 4G में अराउंड 100 Mbps है, राइट। तो अगर हम बात करें लेटेंसी की, इट इज ऑलमोस्ट 0, 1 मिली सेकेंड इज, आप क्या कहोगे, कुछ भी नहीं है। लेटेंसी क्या होता है, जब आपने मैसेज भेजा और जितने में सामने वाले ने रिसीव किया, जिसको भी आपने अपने फोन से मैसेज भेजा, तो कितनी देर में, तो 1 मिली सेकेंड इज नथिंग। ओके, तो ये चीज है ना, तो लेटेंसी भी कम हो गई। राइट, तो अगर हम बात करें, इन्होंने बोला है कि 5G इज अ नॉक ऑन द डोर्स ऑफ अ न्यू एरा इन द कंट्री, न्यू एरा ऑफ ग्रेटर कम्युनिकेशन, फास्टर कम्युनिकेशन। ओके, तो अगर हम बात करें, ये इन्होंने फाइनली बोला है कि जितने भी और थे, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वगैरह के जितने भी हेड्स थे यहाँ पे प्रेजेंट थे इस लॉन्चिंग सेरेमनी पे, उन्होंने बोला है कि हम कमिट करते हैं कि हम बहुत ही स्पीडली, यानी कि बहुत ही जल्दी रोल आउट करेंगे अफोर्डेबल 5G सर्विसेज को पूरी कंट्री में। देखिए यहाँ पे भी रिलायंस जियो ही देखते हैं सबसे ज्यादा अफोर्डेबल, वही बनाएंगे। अब देखिए मैंने आपको कल समझाया था कि एक होता है स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क, या फिर स्टैंड अलोन रोल आउट कह सकते हो आप नेटवर्क का, और एक होता है नॉन स्टैंड अलोन। अब देखिए जो रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो ने क्या किया है, उन्होंने ऑप्ट किया है, वो सबसे, आपको ये पता है कि ऑक्शन में सबसे बड़ा बिडर कौन निकला था, रिलायंस। ठीक है, तो इन्होंने अब देखिए क्या चूज किया है कि हम स्टैंड अलोन रोल आउट करेंगे, और इन्होंने बोला है कि दिवाली से पहले पहले हम दिल्ली,
कोलकाता और मुंबई और शायद एक और सिटी थी जहाँ पे हम रोल आउट कर देंगे 5G को, ठीक है। तो बात क्या है, देखिए स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है, नॉन, और जो भारतीय एयरटेल है जो सेकंड बिडर था वो नॉन स्टैंड अलोन करेगा अभी। तो स्टैंड अलोन क्या होता है, बेसिकली जब आप डिफरेंट यानी कि बिल्कुल ही कंप्लीटली सेपरेट इक्विपमेंट्स, सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करेंगे नई जनरेशन के नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। 4G अलग, 5G अलग, 4G पैरेलल चलेगा और 5G अलग इक्विपमेंट पे चलेगा। वो इक्विपमेंट सेम नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेम नहीं है जो 4G के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन नॉन स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन से आपको पता ही चल गया सेपरेट, राइट। तो नॉन स्टैंड अलोन का मतलब होता है नॉन सेपरेट। जो भारतीय एयरटेल क्या करेगा बेसिकली, जैसे कि आप अभी 4G यूज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारे फोन्स जो हैं जो यूज कर रहे हैं वो कंपैटिबल हैं कि उसी नेटवर्क पे, 4G नेटवर्क पे ही, 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही आप 5G एयरवेज को पास करवा सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी इनिशियली, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कम हो गई। तो इसीलिए थोड़ा सा ईजी भी है, ईजियर टू एक्चुअली रोल आउट अ नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क, ओके। लेकिन बात क्या है, नॉन स्टैंड अलोन जितना भी रोल आउट होता है वो एक स्टेपिंग स्टोन होता है, इन द सेंस आप फाइनली आप स्टैंड अलोन पे शिफ्ट करोगे ही। भारतीय एयरटेल क्या करेगा आने वाले टाइम में, मतलब जैसे उन्होंने फाइनली अभी क्या किया, अगर कर देंगे वो 2022-23 तक बोला है उन्होंने, एंड 2022 या 23 तक कि वो कर देंगे हर जगह लॉन्च। लेकिन बात ये है अभी तो वो नॉन स्टैंड अलोन करेंगे, सेम फोन में वही आ जाएगा। लेकिन फिर जब उन्होंने स्टैंड अलोन करना होगा तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएंगे हर एक फोन में, जिन्हें अगर स्टैंड अलोन 5G तक जाना हो, ठीक है। तो वो तो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह होता है, दैट्स नो डिफरेंट। ओके, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे, ऑल राइट। अब देखिए मैंने आपको बहुत बार पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ रियटरेट की है कि टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टूरिज्म में आपको जितने भी एग्जांपल्स मिल रहे हैं, कीप ऑन नोटिंग देम, एक ब्रॉडर व्यू देखने की कोशिश करिए कि कैसे टूरिज्म पे आज नहीं तो कल एक क्वेश्चन डेस्टिन्ड है कि आएगा ही आएगा। टूरिज्म पे मैंने अगर अपने एग्जाम्पल्स बताऊँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जैसे एक 10 दिन का दशहरा फेस्टिवल जो कर्नाटका का एक स्टेट फेस्टिवल है, उसको आप लेवराज कर सकते हैं कि आप उसको इंटरनेशनल टूरिज्म को 10 दिन के लिए कितना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बना सकते हैं, पैकेजेस बन सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था जैसे ये कर्नाटका में हो गए, वैसे ही जो स्नेक बोट रेस होती है केरला वगैरह में, उसको भी हम कर सकते हैं लेवराज इंटरनेशनल टूरिज्म के। फिर मैंने आपको धर्मशाला डिक्लेरेशन बताई थी जो हिमालयन टूरिज्म के लिए साइन की गई है हमारे जी कृष्ण रेड्डी द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था जो G20 की प्रेसिडेंसी हम लेने वाले हैं दिसंबर 2022 में, फिर उनके सारे मेंबर्स को हम इनवाइट करेंगे कि उन्होंने लिस्ट भी बना ली है कुछ अराउंड 20 सिटीज की या पता नहीं कितनी सिटीज की, जिसमें हर एक मेंबर जो पूरी डेलीगेशन है उनको लेके जाया जाएगा टूरिज्म को दिखाने के लिए कि हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर है क्या। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग कि जितनी भी आप प्रेसिडेंसी ले रहे हैं एटलीस्ट मेक देम कम इंडिया एंड सी व्हाट हु वी आर, और ये चीज, फिर ये सब कुछ आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फिर एक कॉन्सेप्ट आता है रिलीजियस टूरिज्म का, विच एक्चुअली गेट्स अ पुश इन JNK। JNK के बारे में भी आप JNK के बारे में सब कुछ देखिए कि कैसे वहाँ पे इतने सालों बाद सिनेमा लाया गया, वो भी एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा है कि वहाँ पे स्किलिंग भी होगी, स्किलिंग के जैसे AV रूम्स होते हैं स्कूल में, बेसिकली पढ़ाई भी वहाँ से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी वहाँ से, और राइट, और एंटरटेनमेंट और लेजर पर्पसेस के लिए तो होगा ही यूज, ठीक है। ये चीज अब JNK में और क्या हम देख रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म को हम देख रहे हैं कि कैसे लेवराज किया जाएगा। देखिए जो अराउंड 43% ऑफ टूरिस्ट जो यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू कश्मीर में जाते हैं, उसमें से सारे टूरिस्ट में से 43% पिलग्रिम्स होते हैं जो मेनली 2 हिंदू श्राइन्स में जाते हैं। आपको पता है वैष्णो देवी जो जम्मू में है और अमरनाथ जो कश्मीर में है। इनकी जो ट्रिप्स हैं यूजुअली शॉर्ट होती हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, एवरेज अगर हम देखें तो 3 से 4 दिन के लिए, और राइट। मोस्टली क्या करते हैं लोग, फ्लाइट से जाते हैं श्रीनगर या जम्मू में, फिर वो ट्रैवल करते हैं बाय रोड कहाँ तक, जो बेस कैंप्स है अमरनाथ के और कटरा के यानी कि वैष्णो देवी के लिए, ठीक है। ये आपको पता है। बेसिकली क्या है, अब टाइम चल रहा है नवरात्रि का, तो क्या किया जा रहा है कि अब बेसिकली एक बहुत सारा सिग्निफिकेंट सर्च देखते हैं हम वैष्णो देवी में, राइट। बहुत सारे पिलग्रिम्स जाते हैं नवरात्रों में स्पेशली। तो एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का फैक्ट आ गया। अगर आप, इफ यू आर वर्किंग इन द अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड योर पर्टिकुलर सिटी और योर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कैन एक्चुअली attract
टूरिज्म, और आपको पता है कि उसकी इकोनॉमी के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है, और इन द वे इफ यू आर नॉट डूइंग गुड ऑन सर्टन फ्रंट, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप एक पूरा पैकेज बनाइए, पूरी लिस्ट बनाइए कि यहाँ 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 ऐसे ऐसे होगा, और फिर उसको लेवराज किया जा सकता है, राइट। इकोनॉमी भी बढ़ेगी, जिस तरह की इनसिक्योरिटी जम्मू कश्मीर को लेके लोगों के दिमाग में है उसे भी इरेडिकेट किया जा सकता है इन मामला के थ्रू। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है बेसिकली, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो सर्ज देखा है हमने वैष्णो देवी में इस टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इट इज ट्राइंग टू एनकरेज विजिटर्स टू स्टे लॉन्गर एंड सी मोर विद इन JNK। ठीक है, आप आ रहे हैं तो आप 1-2-3 दिन के लिए मत रहिए, आप थोड़ा और रहिए, कि इन्होंने बहुत कुछ किया है जम्मू कश्मीर में, और देखिए, कम एंड सी जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो नई अट्रैक्शंस क्या होंगी, माता की चौकी, जहाँ पे डिवोशनल सॉन्ग्स सिंग किए जाएंगे मदर गॉडेस की प्रेज में। फिर डेली रामलीला, रामलीला भी आपको पता है, जैसे दशहरा आने वाला है, रामलीला शोज हैं, प्रभात फेरीज हैं जो मॉर्निंग में रिलीजियस प्रोसेशंस निकलती हैं। फिर डेकोरेटेड शिव पार्वती का टैब्ल्यू है ना, जहाँ पे फोक डांसेस हो रहे हैं, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स फोक डांसर्स आए हैं। ठीक है, गरबा नाइट्स हैं, और डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन्स हैं। ओके, स्पेशल टूरिस्ट पैकेज बनाए जा रहे हैं, इस साइट पे जाएंगे, इतने दिन घूमेंगे, सुबह ये शाम ये, ठीक है, ये सब कुछ। तो बेसिकली इन्होंने टूर ऑपरेटर्स के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने दे एक्चुअली उन्होंने हाथ जोड़े इनके साथ, टूर ऑपरेटर्स के साथ, तो इनके साथ मिलके इन्होंने कुछ स्पेशल शॉर्ट पैकेजेस बनाए हैं। देखिए बात क्या है कि एयर कनेक्टिविटी जो जम्मू और श्रीनगर के बीच में है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेली बेसिस पे बहुत सारी फ्लाइट्स चलती हैं, तो इट्स गुड। अगर यहाँ से यहाँ यू कैन एक्चुअली एनेबल द टूरिस्ट टू सी मोर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट वे। ओके, POC सर्टिफिकेट मस्ट टू बाय फ्यूल इन दिल्ली फ्रॉम October 25। देखिए बात क्या है, मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था एक 15 पॉइंट एक्शन प्लान, 15 पॉइंट एक्शन प्लान जो विंटर्स के लिए आपको पता है कि दिल्ली में लाया गया है, कि कैसे आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि विंटर क्यों इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रोन क्यों है ज़्यादा पोल्यूशन के लिए। विंटर्स में अचानक से कैपिटल रीजन में या आसपास के रीजन में पोल्यूशन क्यों बढ़ जाता है। देखिए अगर हम बाकी स्टबल बर्निंग का फैक्टर और ये सब कुछ हटा दें, तो देखिए जो कोल्ड एयर होती है, आपको पता है ये बात, वो डेंस होती है, डेंस भारी होती है। लाइटर एयर होती है कौन सी, वार्म एयर। तो जब कोई चीज़ डेंस है तो उसकी स्पीड यानी कि मोबिलिटी की स्पीड भी कम हो गई। ठीक है, तो जितना भी पोल्यूशन है, चाहे वो व्हीकल से निकल रहा है, जहां से भी निकल रहा है, पार्टिकुलेट मैटर है, डस्ट है, वो जब मूव ही नहीं कर रही, इट इज नॉट गेटिंग विस्क्ड ऑफ, जा ही नहीं रही, झड़ ही नहीं रही, डस्ट है, जितने भी पार्टिकुलेट मैटर है, तो एक ही डेंस एयर में स्टक रह जाएंगे। ठीक है, तो फिर ज्यादा टाइम तक रहेंगे वहां पे, तो जितने भी लोग हैं उसे इनहेल करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दिस ओके। अब इसके लिए देखिए बहुत सारे 15 पॉइंट एक्शन प्लान में जो पर्यावरण मित्रास बनेंगे, बहुत कुछ मैंने आपको बताया था। तो उसका एक पॉइंट ये भी था कि जो पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट्स होंगे, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट्स, उनको भी मैंडेटरी किया जाएगा। तो वही अब इन्होंने लागू किया है, जितने भी मोटरिस्ट हैं वो फ्यूल ही नहीं खरीद सकते, पेट्रोल ही नहीं डलवा सकते, डीजल ही नहीं डलवा सकते दिल्ली में, अगर उनके पास एक वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है। ये लागू होगा अक्टूबर 25 से। ठीक है, अब देखिए एवरी विंटर एयर पोल्यूशन स्पाइक्स इन द नेशनल कैपिटल एंड द एडजॉइनिंग एरियाज, एंड व्हीकुलर एमिशन इज वन ऑफ द की कंट्रीब्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। हमें पता है जो लेवल ऑफ PM 2.5 है, जो एक्चुअल में इतना स्मॉल है, इसका डायमीटर आप देख सकते हैं 2.5, कि ये एक्चुअल में फीटस तक जा सकता है, लंग्स में, मतलब देखिए फीटस की लंग्स तक को, जो अभी वूम में है मदर के, उसको भी डैमेज करने तक की इसकी हिम्मत है, बिकॉज दे आर सो थिन, ये फिल्टर कर ही जाते हैं अंदर। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखा है। ऑलराइट, देखिए दिल्ली में क्या होता है कि रिकॉर्ड किया जाता है हाईएस्ट इन ओवर अ मंथ, इस टाइम पे रिकॉर्ड किया गया है, इसीलिए कंट्रोल करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हो गया था। Alright, now we see something else. Okay, army expects to boost firepower with induction of artillery guns. देखिए ये आप बहुत बार ये सब कुछ जब पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमें नहीं समझ आ रहा, सिक्योरिटी का ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा या वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, राइट। तो बेसिकली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकें, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक कर्सरी रीडिंग दूंगी। तो देखिए अगले 5 साल में क्या होगा, अगले 5 साल में आर्मी की जो रेजिमेंट है आर्टिलरी की, वो बहुत सारे इंडक्शन देखेगी, बहुत सारी तरह की गन्स की, जिसमें से कुछ इंडिजिनसली मेड भी हैं। इट इंक्लूड्स द धनुष, हम एक एक करके देखेंगे सारे। इट इंक्लूड्स द धनुष, शरांग,
M777 ultra light howitzer, additional K9 Vajra howitzer and advanced towed artillery gun system. ओके, ये सब कुछ हम देखेंगे. फाइनली हम देखते हैं कि और यहाँ पे what have I got for you guys. ओके अब कुछ कुछ देखिए मैं आपको बता देती हूँ. आप पढ़ेंगे लेकिन आपको कुछ समझ तो आता नहीं कि कैलिबर क्या होता है, बैरल क्या होता है, ठीक है. तो इसलिए मैं बता देती हूँ क्या 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 कुछ है. देखिए ये होता है, ये पूरी ट्यूब आप देख रहे हैं, ये लंबी सी ट्यूब, ये होती है बैरल. इसके अंदर बेसिकली बुलेट रेस्ट करती है. फिर यहाँ से जब हम फायर करते हैं तो फिर यहाँ से निकलती है. अब देखिए ये एरिया जो है इसे मजल कहते हैं, जहाँ से फाइनली एक्चुअली द बुलेट विल लीव द गन. ठीक है, तो ये मजल होती है. ठीक है, फिर जिस वेलोसिटी से बुलेट लीव करती है उसको मजल वेलोसिटी कहते हैं. ये बात आपको पता है. ठीक है, तो अब देखिए बुलेट जो है इस बैरल में रहेगी, तो बैरल के अंदर जो डायामीटर है या फिर जो बुलेट का डायामीटर है जो इसके अंदर फिट किया जाएगा उसे हम कहते हैं कैलिबर. जितने डायमीटर की इसके अंदर बुलेट आ सकती है. ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं मजल. मजल आपको पता है आगे से जहां से फाइनली बुलेट लीव करेगी, ये होती है मजल. ओके अब आर्टिलरी क्या होता है. बहुत बार आर्टिलरी गन्स, ये गन्स वो गन्स पढ़ते रहते हैं. आर्टिलरी बेसिकली होती है बिग गन्स, जैसे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी. ये तो ऊपर जो हमने देखी है तो शॉर्ट गन थी. ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी जो कैनन्स होते हैं जिसको मतलब एक क्रू मैनेज करता है, एक बंदा ऐसे गोली लेके नहीं चला सकता. ठीक है, तो ये चीज होविट्जर्स, कैनन्स, ये सब कुछ मतलब जो कैटेगरी है ये आर्टिलरी गन्स के अंदर आता है. अब हम देखते हैं बोर क्या होता है. जैसे कि मैंने अभी आपको कैलिबर बताया, बोर क्या होता है बेसिकली इंटीरियर ऑफ अ बैरल. वो जो ट्यूब है ऑब्वियसली एक अंदर से सर्कुलर है, उसका जो डायमीटर निकलेगा तो उसका जो इंटीरियर है बेसिकली उस पूरे बैरल का, उसे हम बोर कहते हैं. तो जो बोर का डायमीटर होता है वो बन जाता है कैलिबर. ठीक है, ऑलराइट. अब हम देखते हैं होविट्जर क्या होता है. इससे पहले कि आप और कंफ्यूज हो, होविट्जर क्या होता है I'll tell you if I've got an image here. So okay, I have not got an image. Basically क्या होता है, जो लॉन्ग रेंज वेपन्स होते हैं ना, एक तो होता है कैनन. कैनन क्या होता है, इस तरह के लंबी लंबी गन्स जो बेसिकली फ्लैट बुलेट छोड़ते हैं, एकदम फ्लैट ट्रेजेक्टरी में, एकदम सीधी लाइन में. ठीक है, फिर एक होता है मोटर. मोटर क्या करता है, बड़े सारे हाई एंगल्स पे, या तो बिल्कुल उनकी जो ट्यूब है वो ऊपर की तरफ रहेगी बैरल, या तो जो उनकी ट्यूब है बिल्कुल नीचे की तरफ, इतने लंबे लंबे एंगल्स में छोड़ता है. तो जो होविट्जर है वो ना ही इतना लंबा ऊंचा, ना ही बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल थोड़ा मिडवे रहता है. होविट्जर जो रहता है थोड़ा सा एंगल होता है उसमें. ठीक है, तो इस तरह का जो आर्टिलरी गन होती है उसे हम होविट्जर कहते हैं. अब हम देखते हैं धनुष क्या है. धनुष को बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने हैंड ओवर किया था इसका फर्स्ट बैच. किसका, 6 इंडिजिनसली बिल्ट धनुष आर्टिलरी गन्स को. इट इज इंडिजिनसली बिल्ट. ओके, अब धनुष क्या है, एक अपग्रेडेड वर्जन है स्वीडिश 155 मिलीमीटर बॉफर्स होविट्जर्स का. 155 मिलीमीटर कैलिबर की बात हो रही है. ठीक है, अब ये जो बॉफर्स था, बॉफर्स कैन आपको पता होगा, राजीव गांधी जी का जिनका नाम आता है उनमें, तो इंडिया ने प्रोक्योर किया था मिड 1980s में स्वीडन से. ठीक है, उसी का बेसिकली एक अपग्रेडेड और इंडिजिनस वर्जन आप कह सकते हैं. इट इज बेसिकली ओके, दिस इज नॉट कैलिबर, 45 कैलिबर है. ओके, ये बैरल की बात हो रही होगी. ओके, बैरल की लेंथ की बेसिकली. इट इज अ 155 मिलीमीटर 45 कैलिबर गन विद अ मैक्सिमम रेंज है 40 किलोमीटर इन सैल्वो मोड, मतलब साइमल्टेनियस डिस्चार्ज अब आर्टिलरी का हो सके. ठीक है, ये सब कुछ आप खुद देख सकते हैं. ये डेजर्ट्स और माउंटेन्स दोनों में ही डिप्लॉय किया जा सकता है. जो गन है इट इज फिटेड विद इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस भी लगा हुआ है, ताकि आप जितना रिकॉर्ड कर सकें कि कब बेसिकली कितनी मजल वेलोसिटी थी, किससे हमने किस वेलोसिटी से छोड़ा, साइटिंग सिस्टम क्या है, थर्मल इमेजिंग अलाउ करता है, लेजर रेंज फाइंडर अलाउ करता है. ये सब कुछ आप खुद देख सकते हैं. देखिए इस धनुष को आप कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा किसके साथ. एक धनुष और है, वो क्या है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर केपेबल बॉलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है अराउंड 350 किलोमीटर्स. तो वो डीआरडीओ ने बनाई है. नेवर कंफ्यूज इट. ये वाली धनुष जो है एक्चुअली पृथ्वी 2 मिसाइल है, उसी का एक इंडिजिनसली डेवलप्ड वेरिएंट कह सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. और अगर हम धनुष के बारे में देखें तो 81% इंडिजिनाइजेशन इसमें, मतलब सब कुछ भारत के इनपुट्स इसमें यूज किए हैं 81% तक. ओके, ये हम देख सकते हैं. और धनुष फर्स्ट इंडिजिनस आर्टिलरी गन है, इतनी बड़ी फर्स्ट इंडिजिनस गन है जिसका कैलिबर है 155 मिलीमीटर, यानी कि जो उसकी बैरल की लेंथ है 155 मिलीमीटर, जो अंदर का डायमीटर है 45 मिलीमीटर. ओके, आई वाज रॉन्ग इनिशियली, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. ओके, अगर हम बात करें
फर्स्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है विच इज टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. दिस यू कैन सी ऑन योर ओन. और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आपको पता है कोलकाता बेस्ड एक वो है, फैक्ट्री बोर्ड है, यानी कि कॉर्पोरेट है बेसिकली आप कह सकते हैं. ओके, जिसने इसको इंडिजिनसली देखा है. धनुष ये आप देख सकते हैं कैसे इसका बैरल ये है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं. ये है इतनी बड़ी आर्टिलरी गन धनुष. ओके, अब हम देखते हैं ये क्या है. इट इज बेसिकली शरांग. इसे भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने ही हैंड ओवर किया है. ओके, अब हम देखें इसका क्या है. 130 मिलीमीटर 46 आर्टिलरी गन, मतलब बेसिकली ये भी कैलिबर और उसके बैरल की ही लेंथ होगी. शरांग की, शरांग आपने देख ली कि कैसी है, इस तरह की दिखती है ये. ओके, कितनी बड़ी बड़ी गन्स हैं, तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिलरी गन्स क्या होता है. एटलीस्ट आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, तो बेसिकली इसकी पहले जो लेंथ हुआ करती थी 130 मिलीमीटर थी, उसको अपग्रेड करके 155 मिलीमीटर किया गया. 45 इसका कैलिबर. ओके, ये सब कुछ आपको पता है. अब K9 वज्र, इसके बारे में तो आप एक चीज जान लीजिए कि ये साउथ कोरिया के हमने आर्मी से बेसिकली हमने इसे लिया है और उन्हीं से इंस्पायर्ड है ये, क्योंकि हम काफी इम्प्रेस थे K9 वज्र से. तो ये चीज आपको पता है. ओके, वज्र ऑफर्स अ हाई रेट ऑफ फायर एट अ लॉन्ग रेंज एंड इज कंपैटिबल विद इंडियन एंड स्टैंडर्ड नेटो अम्यूनिशन. ओके, जैसे नेटो के जो लोग हैं वो भी बेसिकली आपको पता है कि बहुत इस तरह के स्टैंडर्ड्स रखते हैं जो इसको मैच करते हैं K9 वज्र जैसे. ठीक है, ये सब कुछ आप खुद देख सकते हैं. ऑलराइट, फाइन. M777 की भी आप यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे यहाँ पे डायमेंशंस लिखी है. 155 मिलीमीटर बैरल की लेंथ, 39 कैलिबर 39 मिलीमीटर. ओके, ये सब कुछ आपको. ओके, 155 मिलीमीटर इसकी बैरल की लेंथ है और 39 कैलिबर अल्ट्रा लाइट होविट्जर्स हैव बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम यूएसए. तो यूएसए M777 का तो आपको नाम ही पता चल गया होगा कि हमने यूएसए से लिया है. अंडर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फॉरेन मिलिट्री सेल्स इन 2016 and it will be assembled by USA's BAE Systems in partnership with Mahindra Defense. So this is something you must understand. Okay, और ये one of the lightest guns है जिसे यूज किया गया था एक्टिवली इराक एंड अफगानिस्तान, और इसको डिप्लॉय किया जाएगा हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर्स में चाइना पे और पाकिस्तान में. ओके, ये सब कुछ आपको पता है. एंड इट इज स्पेशली यूजफुल विद चिनूक हेलीकॉप्टर्स दैट कैन ट्रांसपोर्ट देम क्विकली. ओके, दिस इज समथिंग यू मस्ट नो. अगर हम ATAGS की अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हैं. Alright, it is an indigenous 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर. 52 कैलिबर इज ह्यूज. ओके, तो मतलब कितनी मोटी पाइप इसकी होगी हम देख सकते हैं. राइट, ऑब्वियसली पहले वालों से तो कितनी मोटी हो, कितनी थिन थी. ओके, तो आप देख सकते हैं. होविट्जर्स आपको जैसे मैंने बताया एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर कैटेगरी ऑफ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स. सो ATAGS इज बेसिकली दिस मच ऑफ डायमेंशंस ऑफ होविट्जर गन ओनली. मतलब ये आप देख सकते हैं इसका एंगल बहुत ज्यादा एकदम ऐसे ऊपर भी नहीं है, एकदम नीचे भी नहीं है, ऐसे एकदम मिडवे है. ठीक है, ना फ्लैट है, ना बहुत ऊपर है, ना बहुत नीचे. इट इज समवट मिडवे ऑफ एन एंगल. ओके, तो ये इस तरह का हमने देखा है. इट इज डेवलप्ड बाय DRDO. ओके, दिस इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड. इसका देखिए हम ATAGS क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके फीचर्स बड़े शानदार हैं. इट इज लाइक इसमें ब्रीच मैकेनिज्म है, इसमें मजल ब्रेक है, इसमें रिकॉइल मैकेनिज्म है. ठीक है, तो इस तरह से आपको रिकॉइल पता होगा क्या होता है. रिकॉइल क्या होता है बेसिकली, जब हम आप सपोज करिए हम जब गन शूट करते हैं, बुलेट शूट करते हैं जब, तो इतना इनर्शिया, इतना फोर्स लगता है कि हमारे को धक्का पीछे की तरफ लगता है. तो ऐसा ना हो इसलिए रिकॉइल मैकेनिज्म, या फिर आप जिसे कह सकते हैं इस तरह का कि मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है, जिसे मजल ब्रेक कहते हैं, कि मजल वेलोसिटी इतनी भी ज्यादा ना हो कि आप पीछे की तरफ ही गिर जाए बिल्कुल और आपको हार्म हो जाए. कभी कभी तो आप ही मर सकते हैं, इतना ज्यादा फोर्स या प्रेशर लगता है. तो इसीलिए ब्रीच मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए जब इट बेसिकली क्लोजेस एंड सील्स द गन्स बैरल पाउडर चेंबर आफ्टर द प्रोजेक्शन एंड पाउडर चार्ज आर लोडेड. जब पाउडर लोड कर दिया बैरल के अंदर या सब कुछ ऐसे हो गया, उसको क्लोज करना, ताकि खुद से ब्रीच लॉक लगाया जाता है, ताकि इससे क्या हो, स्लाइड ना कर जाए गन पाउडर या बहुत सारी इन चीजों के लिए. ओके, आई होप एटलीस्ट आपको देखिए जो इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं ये तो आपको याद करने हैं. ठीक है, कहाँ से लिया है ये आपको याद रखना है, क्या ये कौन कौन से इसमें फीचर्स हैं ये आपको याद रखना है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक्स कि होविट्जर्स क्या होते हैं, मसल वेलोसिटी क्या होती है, रिकॉइल मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप.
ओके, और कैलिबर क्या होता है, कैसे डायमेंशंस पढ़नी है, क्या बैरल की लेंथ है, क्या कैलिबर कौन सा डायमीटर होता है. आई थिंक आई हैव हेल्प्ड यू आउट इन दैट मैनर. ओके, अब देखिए ओवर 6,000 ट्रीज इलीगली कट. क्या हुआ है कि जो एक बहुत ही अवेटेड टाइगर सफारी प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट कर रही है, बेसिकली अपने वहां पे बनाने की कोशिश कर रही है, जिसका नाम है पाखरू टाइगर सफारी. तो बेसिकली उसके लिए बहुत सारे ट्रीज को कट किया गया है, ओवर 6,000. ये किसने कहा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने कहा है. कहाँ पे किया गया है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में किया गया है, अगेंस्ट द परमिशन फॉर 163. सिर्फ 163 परमिटेड थे और 6,000 आपने काट दिए. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है बेसिकली. लेकिन सरकार ने, जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो उन्होंने डिनाई किया है FSI के क्लेम को. उन्होंने कहा है शायद कोई टेक्निकल इशू हो गया होगा, हम रिपोर्ट को दोबारा देखते हैं, शायद आपसे कोई गलती हुई है, किसी तरह का ग्लिच हुआ होगा और आपको सही अभी एस्टिमेट नहीं पता चला. इंडिया एब्सटेन्स ऑन UNSC रेजोल्यूशन कंडेमिंग रशियाज रेफरेंडा. ये बात मैंने आपको कल ही बता दी थी जब हमने पूरा इसका इंटरनेशनल सिनेरियो डिस्कस किया था. ओके, अब देखिए क्या हुआ है. जब मैंने IAEA का बताया था कि वहां पे हमने कैसे US को फेवर किया, राइट, कि कैसे उनका जो ऑकस है, इट डज नॉट गो अगेंस्ट द प्रोटोकॉल्स ऑफ नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड ऑल दैट. ओके, तो अब हम देखते हैं बेसिकली इंडिया के क्या ग्राउंड से उन्होंने जस्टिफाई कैसे किया कि हम एब्सटेन यानी कि एब्सेंट रहना क्यों चूज कर रहे हैं वोटिंग से ही. ओके, तो इंडिया ने क्या बोला. इंडिया, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इंडिया वाज अमंग 4 कंट्रीज, 4 कंट्रीज थी जिसमें से एक इंडिया भी है, जिसने एब्सटेन किया है इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को जो UNSC पे लाया गया, जो कंडेम करता है द सो कॉल्ड रेफरेंडा जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं रशिया द्वारा 4 यूक्रेनियन रीजन्स में. अब फाइनली जिसके तहत यूक्रेन के जो 15% टेरिटरी है, फाइनली ये भी बन जाएगी रशिया का ऑफिशियल पार्ट. इस तरह की सेलिब्रेशंस हमने कल देखा, रशिया रशिया क्रेमलिन में ये सब कुछ हुआ. उन्होंने डील साइन की पुतिन के साथ, चारों हेड्स ने, चारों रीजन्स की. अब फाइनली यूक्रेन का 20% टेरिटरी है वो रशिया के साथ मिल गई है. 20% कैसे, 15% ये चारों टेरिटरीज और 5% क्राइमिया जो यूक्रेन का हुआ करता था, जो 2014 में रशिया ने ले लिया था, एनेक्स कर लिया था, इन्वेड कर लिया था. ओके, अब बात क्या है यहाँ पे, ये सब कुछ आपने देख लिया, रशिया की ये एनेक्सेशन वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया. अब ये जो UNSC का रेजोल्यूशन है, इसे स्पॉन्सर किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स और अल्बेनिया द्वारा. अल्बेनिया क्या है, अल्बेनिया आपको पता है एक साउथ ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है अल्बेनिया. आपको पता है ये एक नॉन परमानेंट मेंबर है इस टाइम पे UNSC की, जो इंडिया भी है एक नॉन परमानेंट मेंबर UNSC की इस टाइम पे. ठीक है, और अल्बेनिया का देखिए, अल्बेनिया का क्योंकि नाम लिया गया है तो इसका ना एटलीस्ट कैपिटल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो अल्बेनिया की कैपिटल है टिराना, TIRANA. दिस एटलीस्ट यू मस्ट नो. ओके, तो अब देखिए क्या हुआ है, डेफिनेटली इट फेल टू पास. रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, क्योंकि UNSC में तो वीटो है. ऑब्वियसली आप ले आइए, ठीक है, 10 वोट सपोर्ट में मिल गए, 10 ने सपोर्ट कर दिया, 4 ने एब्सटेन कर दिया, एक तो वीटो ही कर देगा. एक वीटो कौन करने वाला होगा, रशिया. वीटो कर दिया तो बात खत्म, कितना भी सपोर्ट मिल जाए. तो ये चीज ये तो एक्सपेक्टेड ही था. ठीक है, अब लेकिन बात ये है, इसके बाद अब UNGA यानी कि जनरल असेंबली में सेम तरह के रेजोल्यूशन को लाया जाएगा, जहां बहुत चांसेस है कि बहुत सपोर्ट मिलेगा इस रेजोल्यूशन को, क्योंकि रशिया के पास वहां वीटो भी नहीं है. ठीक है, देखिए रेजोल्यूशन क्या करता है, कंडेम करता है रेफरेंडा को जो कंडक्ट किए गए हैं. आपको पता है कि ऑब्वियसली घर घर जा जाके रशियन ऑफिशियल्स ने ऐसे बैलेट पेपर्स डलवाए हैं, तो बहुत तरह का फोर्स भी यूज किया गया है, राइट. और कॉल करता है ये रेजोल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आप रिकग्नाइज ही मत करिएगा कभी भी ये जिस तरह की ऑल्टरेशन यूक्रेन की टेरिटरी में हो रही है. और रशिया को कहता है रेजोल्यूशन कि आप विड्रॉ करिए अपनी ट्रूप्स को यूक्रेन से. व्हाट आर यू डूइंग, कम ऑन. अब और कौन सी कंट्रीज थी इंडिया के साथ साथ जिन्होंने एब्सटेन किया, चाइना. अब देखिए चाइना और भारत का ऑलमोस्ट सेम स्टैंड है. अगर हम बात करें एटलीस्ट रशिया के केस में, ब्राजील आपको पता है रिसेंटली अभी रशिया ने क्या कहा था, हम परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करते हैं इंडिया और ब्राजील की. तो ब्राजील हैड टू साइड विद रशिया समहाउ एंड गबॉन. ओके, ब्राजील, गबॉन, चाइना एंड इंडिया ने एब्सटेन किया रेजोल्यूशन को. और क्या बोला, हमारी जो UNPR है, यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, कौन है हमारी, रुचिरा कंबोज जी, उन्होंने कहा देखिए we actually abstained on the resolution keeping in view the totality of the evolving situation.
ओके। अब इनका देखिए टोटलिटी से क्या मतलब है, क्या पता ये मतलब हो कि देखिए सिर्फ रशिया ही गलत नहीं कर रहा, जिस तरह की सैंक्शंस लग रही हैं वो भी गलत है, और जिस तरह से पूरा संसार सफर कर रहा है इस सैंक्शंस की वजह से, एनर्जी प्राइस बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर सप्लाई कम हो गई है, फूड सप्लाई कम हो गई है, फूड सिक्योरिटी सिचुएशन हैम्पर हो रही है। तो इन्होंने इसीलिए टोटलिटी का मतलब तो हिडन है वैसे, पर हम ये चीज डिराइव कर सकते हैं। इन्होंने कहा इंडिया वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द रीसेंट इवेंट्स इन यूक्रेन। नाउ व्हाट द रीसेंट इवेंट्स आर दैट ओनली मिस कंबोज नोज, क्योंकि क्या हिडन रेफरेंस है। एज शी एक्सप्लेन्ड इंडियाज एब्सटेंशन वोट एंड कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस। उन्होंने कहा आप फटाफट से अब दोनों जो पार्टीज हैं मिलके वायलेंस को खत्म करिए, सीज करिए। और हमने बोला है हमेशा ही कि हम एडवोकेट करते हैं कि कोई सोल्यूशन तब तक नहीं आप निकाल सकते जब आपके सोल्यूशन की कॉस्ट ही ह्यूमन लाइव्स है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है। अब इन्होंने बोला है द पाथ टू पीस इन्वॉल्व डायलॉग एंड कीपिंग ओपन डिप्लोमेटिक चैनल्स। जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं इन्होंने पुतिन को भी बोल दिया कि आप डायलॉग करिए, और इन्होंने एक रेफरेंस जेलेंस्की को भी दिया है कि आप बार बार ये चीज जो बोल देते हैं कि हमें बात ही नहीं करनी, सिर्फ मिलिट्री से लेना है, दैट इज ऑल्सो नॉट समहाउ गुड। बेसिकली यूएस की गलती है इसमें, जेलेंस्की तो इज डूइंग व्हाट ही शुड बी डूइंग। ओके। इन्होंने बोला कि देखिए जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो यूएन चार्टर पे बेस्ड है, इंटरनेशनल लॉ पे बेस्ड है, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे बेस्ड है, हम इसे सपोर्ट करते हैं इस तरह के ग्लोबल ऑर्डर को। अब देखिए इन्होंने बोला है कि वी सिंसियरली होप, हम सिंसियरली होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ रिजॉल्व हो जाए, पीस टॉक्स हो, ताकि इमीडिएटली सीज फायर और रेजोल्यूशन इस कॉन्फ्लिक्ट पे आ सके। ओके। अब देखिए रशिया ने क्या कहा है, डू यू सीरियसली एक्सपेक्ट रशिया टू कंसिडर एंड सपोर्ट सच अ ड्राफ्ट, कम ऑन, यू किडिंग मी। रशिया ने ये चीज कही है, रशिया के यूएनपीआर ने, क्योंकि उन्होंने बोला देखिए आप क्या कर रहे हो, आप मतलब इंटेंशनली आपने हमें फोर्स किया वीटो यूज करने के लिए, हम तो नहीं चाहते वीटो यूज करना, आप हमारे ही खिलाफ लेके आओगे अपने ही डबल स्टैंडर्ड्स पे इस तरह के रेजोल्यूशन, और हम वीटो भी ना करें, यू आर फोर्सिंग अस टू यूज द वीटो, वी आर नाइस पीपल, राइट। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे और क्या लिखा है, इन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल फोरम है उनको बेसिकली क्या, इन्होंने रशिया ने कहा है इसको तो अभी जो लाया गया है रेजोल्यूशन, इसको तो एक ड्रेस रिहर्सल की तरह यूज किया गया है, अभी मेन परफॉर्मेंस तो बाकी है जो यूएनजीए में हम देखेंगे। और इन्होंने एक्यूज किया है वॉशिंगटन को कि डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं ओवर ताइवान। कभी आप कहते हो कि हम वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर आप कहते हो कि कल को कोई इन्वेजन होती है तो हम उनको डिफेंड करने आ जाएंगे, चाइना से नहीं मिलने देंगे। व्हाट इज योर स्टैंड, कम ऑन, कम आउट क्लियर ऑन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ये चीज उन्होंने बोली। ओके। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यूक्रेन रिप्रेजेंटेड बाय इट्स यूएनपीआर। यूक्रेन ने क्या कहा है, जो सिक्योरिटी काउंसिल पे वो लोग गए थे, कि उन्होंने बोला कि जो यूएनएससी है बेसिकली ब्रोकन पिलर है यूनाइटेड नेशंस का। ये तो एक क्वेश्चन बन सकता है, इज यूएनएससी अ ब्रोकन पिलर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यू शुड एक्चुअली प्रिपेयर ऑन दिस। इन्होंने बहुत अपना जो रिमार्क्स दिए उसको लार्जली डिवोट किया क्वेश्चन करने में कि देखिए अब ये कितना ब्रॉड इशू बन गया है। इन्होंने बोला रशिया कि लेजिटिमेसी को ही क्वेश्चन करते हैं हम तो। देखिए सोवियत यूनियन यूएसएसआर पार्ट था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर यूएसएसआर था। अब यूएसएसआर के को रिप्लेस करके यूएसएसआर में तो बड़ी सारी कंट्रीज थी, कोई भी कंट्री बन सकती थी परमानेंट मेंबर, रशिया ही क्यों बना, रशिया ने खुद को कैसे सक्सेसर मान लिया पूरे यूएसएसआर का। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत बड़ा इशू है जो इन्होंने पॉइंट आउट किया है। अब इन्होंने बोला कि देखिए और रशिया को किसने राइट दे दिया कि जो यूएसएसआर को वीटो मिली थी वो ये लोग यूज करेंगे, ये दिस इज अ लार्जर पॉइंट। ओके, अब ये चीज यहाँ पे लिखी है। ओके। अब देखिए इन्होंने बोला है कि इस तरह की जो वीटो पावर है डेफिनेटली इट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द यूएन चार्टर, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए दिए गए हैं पावर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। यूएस का स्टैंड पॉइंट हम देख लेते हैं। यूएस का स्टैंड पॉइंट ये है कि आपने ये जो रेफरेंडम करवाए हैं, यू डिड दैट, यू हेल्ड देम बिहाइंड द बैरल ऑफ रशियन गन्स, आपने गन पॉइंट पे सबसे वोट डलवाए अपने फेवर में। चाइना का देखिए, चाइना का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना के यूएनपीआर ने क्या बोला है, जांग जून ने, उन्होंने बोला है देखिए कि बहुत ही ज़्यादा लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं हर एक पार्टी के, जो हर किसी पार्टी के लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स को इंक्लूड करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए डायलॉग में। बेसिकली इन्होंने रशिया का भी साथ दिया इस तरह से, क्योंकि चाइना का ये मानना है कि अगर हमारा लेजिटिमेट कंसर्न है ताइवान, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी है, तो उनका लेजिटिमेट कंसर्न है इस तरह की जो उनकी टेरिटोरियल इशूज हैं यूक्रेन में या फिर और भी किसी सोवियत
फॉर्मर सोवियत स्टेट्स में, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ बोली है, इन्होंने बोला है कि हम अर्ज करते हैं एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन को, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट को, जो कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और चाइना ने क्या कहा है कि देखिए हम कंटिन्यू करते हैं, चाइना ने बोला है सिग्निफिकेंटली, चाइना विच इटसेल्फ हैज बीन एंड कंटिन्यूज टू बी द सब्जेक्ट ऑफ यूएस एंड यूरोपियन सैंक्शंस, यूएस और यूरोप ने तो ऑलरेडी चाइना पे इतने सारे सैंक्शंस लगाए हैं ह्यूमन राइट्स अब्यूज के लिए, जो उन्होंने शिनजियांग, हांगकांग में आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाए थे जिसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हम देखते हैं। तो ऑलरेडी उस पर इतनी सारी सैंक्शन लगती है, तो लाजमी है कि वो जिस कंट्री पे सैंक्शंस लग रही हैं वो उसके साथ ही खड़ा होगा चाइना। तो उन्होंने कहा है देखिए जिस तरह का पॉलिटिकल आइसोलेशन कर देते हो, प्रेशराइज करते हो, ब्लॉक फ्रंटेशन अटेम्प्ट करते हो, सैंक्शंस लगाते हो, इट इज़ नॉट कॉन्ड्यूसिव टू पीस बट मेक द सिचुएशंस इवन वर्स। इस तरह से आप खुद ही अफेक्ट हो रहे हो। आप रशिया के केस में देखिए, आप ही को गैस और ऑयल नहीं मिलेगा, फिर आपकी विंटर्स भी आ रही हैं, बाकियों को फूड नहीं मिल रहा, फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे। ऑफिशियल से इंडिया हैज रिमेन कंसिस्टेंट इन इट्स पुश फॉर डायलॉग। इट्स अ शॉर्ट आर्टिकल बाय सुहासिनी हैदर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए हमारे को बहुत ही कम डाउट था कि क्या आउटकम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे होने वाला है इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का। हमें ऑलरेडी पता था कि जो ऑब्वियसली जो रशिया है इसे वीटो करेगा ही करेगा, ओके। लेकिन देखिए बात इस बारी डिफरेंट क्या था, इनफैक्ट आई वाज आल्सो थिंकिंग कि क्या पता चेंज ना हो जाए हमारा डिप्लोमेटिक स्टैंड इस मुद्दे पे, लेकिन हुआ नहीं। हम बहुत सारे वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ऐसा होप कर रहे थे कि इंडिया का वोट क्या होगा, इट विल शिफ्ट फ्रॉम पास्ट एब्सटेंशंस टू अ यस वोट ऑन दिस ओकेजन, बट इट डिडंट हैपन, ओके। देखिए बहुत सारे रीजंस हैं वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के ऐसी होप रखने के। सबसे बड़ी तो ये चीज़ जो नरेंद्र मोदी जी की एक स्टेटमेंट को पकड़ के बैठ गए हैं, दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर। इन्होंने पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, पूरी स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट एक्चुअल में कुछ और था। एक स्टेटमेंट को लेके हेडलाइंस भी बन गई, टीआरपी भी गेन हो गई, यही चीज़ वो बार बार कह रहे हैं, वी कुडंट एवर अग्री मोर टू मिस्टर मोदी एंड ऑल दैट तो फिर इन्होंने देखिए बेसिकली इन सारी रीजंस की वजह से जो समरकंद में हमारी स्टेटमेंट थी उसके बाद और एक्सपेक्टेशंस इनकी बढ़ गई कि हम दे एक्चुअली इंटरप्रेटेड दैट स्टेटमेंट एज अ स्नब टू मिस्टर पुतिन, के उनको एक झाड़ लगाई है, विच इज एक्चुअली नॉट द केस, ओके। अब देखिए बहुत सारा यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऑलराइट, अनदर वाज इंडियाज डिसीजन। और क्या डिसीजन और क्या एक्सपेक्टेशन इनको बढ़ावा क्या दे रहा था, ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम शायद येस वोट दे सकते हैं इस बारी, क्योंकि इंडिया का एक डिसीजन था, आपको अगर याद हो हमने डिस्कस किया था जब हमने अलाउ किया था जेलेंस्की को, हमारा उस टाइम पे फेवर में वोट था, पहली बार लोगों ने उसको बोला वो रशिया के अगेंस्ट वोट है, पर रुचिरा कंबोज जी ने बोला था ये किसी के सपोर्ट में या किसी के अगेंस्ट वो नहीं है, हम डायलॉग के सपोर्ट में वो कर रहे हैं। बेसिकली अलाउ करना था जेलेंस्की को यूएनएससी और यूएनजीए को एड्रेस करने में। ये आपको पता है कि उस टाइम पे इशू क्या था, अलाउ करना था। रशिया कहता था उनके जो परमानेंट रेजिडेंट हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, खुद आए या उनको फिजिकली बुला लो यहाँ बोलने के लिए, लेकिन उनको जूम कॉल पे अलाउ मत करो, वर्चुअली अलाउ मत करो एड्रेस करने का। तो मतलब दिस इज एक्चुअली अ नॉनसेंस थिंग। उन्होंने एड्रेस वैसे भी करना है तो भाई वर्चुअल का जमाना है तो क्यों नहीं एड्रेस कर सकते। तो हमने अलाउ किया था कि डायलॉग होना जरूरी है, वर्चुअली हो फिजिकली हो, दैट शुडंट माइंड एनीवन, ओके। इसीलिए हमने अलाउ किया था। तो इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी कि शायद हम फेवर में वोट करेंगे किसके, इस टाइम पे यूएस के, पर हमने ऐसा नहीं किया। देखिए अब इसके एडिशन में और क्या, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, ये फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या इनको एक्सपेक्ट करवा रहा था ऐसा, कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने स्पीच दी यूएनजीए में, उस समय उन्होंने कहा, जो मुझे खुद को लगा, हमने साथ में देखा था ये चीज़ कि कैसे हमें उनकी जो वर्डिंग थी वो एक्चुअल में एंटाई रशिया लग रही थी। जैसे इंडिया से जब पूछा गया कि आप किसकी साइड पे हो वॉर में, तो मिस्टर जयशंकर ने क्या बोला, हम यूएन चार्टर की साइड पे हैं, हम डायलॉग की साइड पे हैं, हम फूड सिक्योरिटी के साइड पे हैं, ये सब कुछ बोला, आपको याद होगा, राइट। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट क्या, जब एस जयशंकर से पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड है ये रेफरेंडम का, यूएन चार्टर, आप तो कहते हो आप यूएन चार्टर के सपोर्ट में हो, तो फिर यूएन चार्टर के सपोर्ट में है ये जो रेफरेंडम कंडक्ट करवाए गए थे। तो फिर मिस्टर जयशंकर ने बोला यू प्लीज वेट एंड सी, देखते हैं हमारी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज, उनका क्या स्टैंड है, आप उस दिन देखिएगा हमारा क्या स्टैंड है। तो हमारा स्टैंड ये निकला, ठीक है। However, experts say that US and European diplomats had misread New Delhi statements, yes, and taken Mr. Modi's phrase, the era of war ending out
ending out of context from his entire statement. His entire statement was कि मतलब ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि और रियलाइज करना कि इस तरह की जो एरा चल रहा है ये सही नहीं है, इसका एंड होना चाहिए। और इंडिया का पोजीशन मतलब बेसिकली ये था, जो इम्पैक्ट आ रहा है दोनों ही की वजह से, एनर्जी सिक्योरिटी पे, फूड सिक्योरिटी पे। तो हमारा वॉर में इनकलकेट हमने वेस्ट को भी किया था, अगर उस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ ले तो, ठीक है। तो ये चीज़ अब न्यू दिल्ली में बेसिकली कई लोगों ने कहा, यानी कि इंडिया में कई लोग कह रहे थे कि इंडिया की जो पोजीशन है रशिया पे वो काफ़ी डिफिकल्ट होती जा रही है, विच इज़ ट्रू। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ भी पता है कि हमें खुद को पता है ये जो रेफरेंडम हुए हैं ये शैम है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफिशियली एटलीस्ट, ओके। अब बात क्या है, लेकिन जो फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर हैं रशिया के जो थे वेंकटेश वर्मा जी, उन्होंने कहा कि इंडिया कंसिस्टेंट है अपनी अप्रोच में, अपने स्टैंड पे। उसने हमेशा ही इंडिया ने वी हैव ऑलवेज कॉल्ड आउट ऑल द साइड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट टू फाइंड ऑफ रैम्स, कि आप प्लीज कोई सोल्यूशन निकालिए डायलॉग के माध्यम से, राइट। आप इस वॉर पे ना अटके रहिए। और ये बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बचा ही नहीं है, इट इज एक्चुअली बिकम अ सिस्टमिक कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम रिलेटेड जो वीकनेसेस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के सिस्टम में वीकनेस है, न्यूक्लियर डायमेंशन में जो वीकनेस है, यानी कि जो बिगर पावर्स हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो कभी भी थ्रेटन कर सकते हैं अपने इस सिस्टम को यूज करने का। सो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल इशू है। अब टेरिटोरियल इशू तो बचा ही नहीं कि इनकी टेरिटरी हम ले लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़, परहैप्स द टाइम हैज़ कम फॉर द इम्पेरेटिव्स फॉर इंटरनेशनल पीस टेक प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्विंग द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। द बिग पावर्स मस्ट गेट बैक टू द एथिक्स ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन। बिग पावर्स यूएस, रशिया, यूरोप, तीनों ही, नॉट अलोन रशिया, ओके। अब देखिए बहुत सारी स्टेटमेंट्स आज मिस्टर पुतिन ने भी दी है, तो हम उसे भी देखेंगे। और टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इवन आई अग्री टू हिज स्टेटमेंट्स, नॉट दैट आई सपोर्ट व्हाट ही इज डूइंग, बट एटलीस्ट जो उन्होंने आज बोला है अपनी स्टेटमेंट में, उसके कुछ पार्ट से मैं अग्री करती हूँ। एंड योर ओपिनियन इज योर ओपिनियन, यू कैन ऑलवेज डिराइव योर ओन ओपिनियन, बट आई वुड जस्ट रीड इट फॉर यू। पर बाद में, इंदौर बैग्स क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर 6th ईयर, MP रैंक्स फर्स्ट अमंग स्टेट्स। देखिए इंदौर फाइनली अब छठी बार बन चुका है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। छठे साल ऐसा हो गया है कि ये पिछले 6 साल से यही बन रहा है। मध्य प्रदेश की क्लीनेस्ट स्टेट निकला है पूरी कंट्री में से। सूरत है दूसरी, नंबर 1 इंदौर, नंबर 2 सूरत क्लीनेस्ट सिटी। फिर थर्ड क्या है? थर्ड आती है नवी मुंबई, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता है। ये कौन सी कैटेगरी में है? जिस सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है उनकी कैटेगरीज में, ठीक है। फिर एक और अगर हम बात देखें पॉपुलेशन कैटेगरी जिसमें 1 लाख से कम है, उसमें क्या रिजल्ट्स हैं? उसके रिजल्ट्स हैं जो पंचगनी और कराड़ है महाराष्ट्र का, उनको फर्स्ट और थर्ड पोजीशन मिली है रिस्पेक्टिवली। जो पतन है छत्तीसगढ़ का, उसको सेकंड पोजीशन मिली है, ओके। तिरुपति को रिसीव किया गया, तिरुपति ने रिसीव किया है सिटी अवार्ड, बेस्ट सिटी अवार्ड किसमें? सफाई मित्रा सुरक्षा कैटेगरी, सेफ्टी ऑफ द सफाई कर्मचारी बेसिकली। और हरिद्वार है जो उत्तराखंड का एक रीजन है, हरिद्वार, तो उन्होंने अवार्ड लिया है कहाँ? बेस्ट गंगा टाउन में, ओके, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। शिवमोगा जो कर्नाटका का एक पार्ट है, उसको मिला है फास्ट मूवर सिटी, यानी कि उसने प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा दिखाई है, ओके। अब ये अवार्ड्स क्या हैं? ये अवार्ड दिए गए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी @ 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 विच वॉज होस्टेड एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। सो इट इज़ गुड एक्चुअली। अगर आपको पता है, ये एक्चुअल में कंपेटिटिव फेडरलिज्म का एक पार्ट है। कंपेटिटिव फेडरलिज्म जब आपस में सारी सिटीज और स्टेट्स एक दूसरे से compete करेंगी तो क्या होगा? ये कर तो कंपटीशन रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन इस कंपटीशन में कब ये लोग पूरा भारत अच्छा बन जाएगा इस कंपटीशन के चलते हुए, इन्हें भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो इट इज फॉर द लार्जर पब्लिक गुड ओनली। डज स्क्रैपिंग ऑफ अवार्ड्स सिग्नल मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज? देखिए एक बहुत बड़ी डिबेट है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो सितंबर 26 हुआ करता था वो हमेशा से सेलिब्रेट किया जाता था एज एन इंडियन साइंटिफिक बाय द इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी एज द बर्थडे ऑफ प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर। आपको पता है जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है वो मिले करते थे इस टाइम पे। देखिए आपको पता है जो शांति स्वरूप भटनागर है वो कौन है?
वो एक्चुअल में CSIR के फाउंडिंग हेड हैं, ये बात आपको पता है, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन साइंस में इनका। इनको रिकॉग्नाइज करते हुए इनको इसी वजह से अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये दिन क्या है जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है ईयरली, भटनागर अवार्ड्स को, ठीक है, विच एक्चुअली आर एम्ड एट ऑनरिंग द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रिसर्चर्स जिनकी उम्र 45 से कम है, हु बीन वर्किंग इन इंडिया। ओके, पर इस साल एक एक्सेप्शन था, देयर वाज नो अनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड विनर्स। ओके, ये बात आपको पता है, क्योंकि सरकार ने साइंस के सारे अवार्ड्स को स्क्रैप कर दिया है। इन्होंने बोला है कोई हम बड़े अवार्ड्स लेके आएंगे, कुछ कुछ कम ही अवार्ड्स लेके आएंगे। गवर्नमेंट ने बोला है, कुछ एक रिलीज किया है हाई लेवल मीटिंग की कुछ मिनट्स को, जिसमें ये चीज रिवील की गई है कि हम स्क्रैप कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग अवार्ड्स को, इंक्लूडिंग दोज इंस्टीट्यूटेड थ्रू प्राइवेट एंडोमेंट। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो साइंस के हैं वो देते हैं, वो भी नहीं अब होंगे, और हम इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ गिने चुने हाई स्टैचर के अवार्ड्स को, ठीक है। बेसिकली इनका एक है ना, हम तो बढ़ा रहे हैं साइंस की पोजीशन को। अनफेयर मीन्स देखिए क्या है यहाँ पे लिखा है कि जो डिसीजन है इट रेजेस मोर क्वेश्चंस देन इट आंसर्स, क्योंकि कोई इन्होंने रीजन ही नहीं रिवील किया कि हम क्यों स्क्रैप कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए फिर तो क्वेश्चन ही रह गए, आंसर तो किसी चीज का मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं, पता नहीं किससे पूछें, ठीक है। क्योंकि ये अनक्लियर है कि रैशनल क्या था, क्या रीजन था ऐसा सडन स्क्रैपिंग का, ठीक है। एक रीजन शायद ये हो सकता है कि गवर्नमेंट इज ऑफ द इम्प्रेशन कि जो करंट अवार्ड्स हैं वो अनफेयर मैनर में दिए जाते हैं। आपको पता है, देखिए ये चीज तो रूल आउट नहीं की जा सकती, जो भी इंसान फेवरेट बन जाएगा कमिटी मेंबर्स का, सिलेक्शन कमिटी मेंबर्स का, जो अवार्ड सिलेक्ट करते हैं, वो ऑब्वियसली देयर आर मोर चांसेस कि उसको अवार्ड मिलेगा। तो क्या पता सरकार को ये गलत लगा हो, लेकिन ऑथर का ये कहना है, देखिए ये जो बैड चॉइसेस जो हैं, जिसे सो कॉल्ड बैड चॉइसेस हैं, दे वेरी फ्यू, बहुत ही कम केसेस हैं ऐसे। और जो करंट सिस्टम है, इट इज अ ब्यूटिफुल सिस्टम, इट इज नॉट बायस्ड सो मच, ठीक है। इन्होंने डेफिनेटली एक्सीलेंस को रिवॉर्ड किया है इतने सालों में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायसनेस ही प्रिवेल कर रही है। ओके, सिंस द मिनट्स हैव नॉट लिस्टेड आउट द रीजंस, स्पेक्युलेशंस अबाउट द गवर्नमेंट्स मोटिव आर राइफ। गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, अब तो फिर हम स्पेक्युलेट ही कर सकते हैं, ठीक है, और बढ़ गई हैं बल्कि। हैड द गवर्नमेंट स्टेटेड सम रीजंस, स्पेक्युलेशंस वुडंट हैव इवन अराइजन, पर ऐसा हो नहीं सकता। देखिए क्या है, हमें क्या बेसिकली लगा था, इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल ऑस्टेरिटी मेजर इन द लाइट ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। क्या पता ऐसा हो सकता है कि इतना ज़्यादा स्लो डाउन देख रहे हैं इकोनॉमिक, तो इतना सारा अवार्ड्स देते हैं, प्राइज मनी मिलती है, कि सब कुछ सरकार पे क्या पता बर्डन हो रहा हो। लेकिन इनका ये कहना है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो एनुअल बजट इन तरह के कैंसल्ड अवार्ड्स जो है इनके लिए यूज होता था, वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल था। फिर ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि this order also shuts down all awards instituted through private। अब देखिए प्राइवेट एंडोमेंट्स के लिए आप कौन सा बजट एलोकेट कर रहे थे, तो फिर वो क्यों शट किया, तो ये रीजन भी खारिज हो गया, गेट्स नलिफाइड। अब स्ट्रेंजली जो ऑर्डर है, इट डज नॉट क्लैरिफाई व्हाट वुड हैपन टू द सेड एंडोमेंट इफ इट इज नॉट यूज्ड। अब देखिए जो आपने अभी एलोकेट कर दिया फॉर एग्जाम्पल इस बजट में, फिर उसका आप क्या करोगे मतलब क्या, अगर आप अवार्ड नहीं दे रहे, प्राइज मनी नहीं दे रहे, तो फिर क्या, ठीक है। अब एक और ऑडिटी जो इमर्ज होती है वो ये है कि जो मिनिस्ट्रीज हैं, alright, ministries have been told to stop all non-core domain अवार्ड्स, जितने भी कोर डोमेन नहीं है उनको हटा के जितने भी अवार्ड्स हैं उनको भी स्टॉप कर दो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ना ही ये कोई सीक्रेट है, राइट, कि बहुत ही कुछ फैक्शन है छोटा सा साइंटिफिक कम्युनिटी का, इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी का, जो खुद को अलाइन करता है जो इस प्रेजेंट सरकार का साइंटिफिक एजेंडा है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, जो करंट रजीम है, करंट गवर्नमेंट है, उनकी साइंटिफिक पॉलिसीज को साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट करती है। बहुत सारे रीजंस हैं उसके, क्योंकि सबको लगता है ये एंटाई साइंटिफिक है, क्योंकि इनके कुछ कुछ लीडर्स हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्यों बोल रहे हैं ये, क्योंकि इनके कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, ये लोग कहते हैं जैसे वैक्सीन तो आई बाद में, लेकिन वैक्सीन जब नहीं आई कोविड के टाइम पे भी, जो इनके बहुत ही बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया कि आप ये करें वो करें, बाबा रामदेव के लिए जो बहुत ही अलग लेवल का सपोर्ट है, और बहुत सारी चीज़ें ये कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, एलोपैथी से कुछ नहीं होता। अभी आपको बहुत रिसेंटली पता है रामदेव जी का एक केस भी सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको कहा कि देखिए आप डिफेम नहीं कर सकते एलोपैथिक डॉक्टर्स को, ठीक है आप करिए, आप आयुर्वेदा को प्रमोट करते हैं प्रमोट करिए, पर किसी और की प्रेस्टीज के या फिर मेडिकल डॉक्टर्स की प्रेस्टीज के कॉस्ट पे नहीं। इसीलिए जो बेसिकली साइंटिफिक कम्युनिटी है ना, बहुत अगेंस्ट रहती है मोस्टली इस गवर्नमेंट के, ठीक है।
और जैसे आपको पता है और भी बड़े सारे आपको खैर पता है, आई शुड नॉट गो इनटू द पॉलिटिक्स पार्ट ऑफ इट, क्योंकि फिर ये जो आर्टिकल है वो पॉलिटिकल बन जाएगा। ओके, अब देखिए और भी चीज़ है, सेंट्रलाइज कर देंगे जब इन तरह के अवार्ड्स को, ये सारी पावर, अवार्ड गिविंग पावर अपने हाथ में जब सरकार ले लेगी, तो देखिए क्या होगा, फिर सारी सिलेक्शन कमिटीज पे भी सरकार का कंट्रोल आ गया। ठीक है, तो फिर आप उन साइंटिस्ट को रिवॉर्ड कर पाओगे जो आपको पता है कि आपकी पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिकली उनको मिलेगा। ठीक है, और ये फिर आप उनको क्या करोगे, उनको और प्रमोट करते रहोगे जो भी आपको फेवर करते हैं, और प्रेस्टिजियस पोजीशंस पे, लीड ग्रुप्स में उनको रख दोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। बहुत सारे साइंटिस्ट को इनका ये कहना है कि वो ट्विटर पे क्या पोस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट या प्रो, तो ये सरकार शायद उस पर भी सर्वेलेंस रखती हो, फिर उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जाएगा। एक एप्रीहेंशन ये भी है, ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली। एक देखिए बात क्या है, जो फेलोशिप में डीले कर रहे हैं, फेलोशिप यूजुअली डीले की ही जाती है, जो पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह को दी जाती है, राइट। लेकिन बात ये है कि ठीक है 2-3 महीने तक डीले हो गया, लेकिन पिछले 3 सालों से जिस तरह का रिसर्चर्स के लिए जो फेलोशिप देने में डिलेस एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, इट इज़ बिन फिनोमिनल इन द सेंस, इन अ नेगेटिव सेंस, ओके, कि बहुत ही ज़्यादा डीले किया जा रहा है फेलोशिप्स ग्रांट करने में, जो बच्चे स्कॉलर्स हैं उनको, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ओके। अब देखिए ये सब कुछ हमें पता है, जब फेलोशिप नहीं होगी, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो फिर कैसे आप लोग अपने सारे नेसेसरी सैंपल्स लेंगे, और ये सब कुछ ये पता है। फिर बहुत सारे बच्चे तो जब पैसा ही नहीं होता तो फिर वो दे लीव पीएचडीज इन मिडवे, बिकॉज दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिलीज एज वेल, एंड एज ऑफ कोर्स इज अ बैरियर इवन टुडे इन टुडेज कंट्री। ओके, अब बात क्या है, जो गवर्नमेंट का एक रिसेंट ऑर्डर आया, फिर हम वो भी एक देख सकते हैं कि बहुत ही एंटाई साइंस है इस तरह से, क्योंकि उस ऑर्डर ने बोला कि जो जितने भी रिसर्चर्स हैं उन सबको अपना एक नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा हर नए प्रोजेक्ट के लिए। तो ऐसा तो फिर एक ये पेपर वर्क बढ़ाने वाली बात है, इनका ये कहना है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप फिर एक प्रोजेक्ट के लिए एक केमिकल, अगर एक ही केमिकल लग रहा है दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए, एग्जाम्पल 2 प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, तो फिर आप उसके लिए अलग से केमिकल खरीदेंगे, उसके लिए अलग से खरीदेंगे, फिर पैसा और नहीं बढ़ जाएगा, दैट वे इट्स काउंटर प्रोडक्टिव। तो ये चीज़, ठीक है। मैंडेटिंग परमिशन, देखिए एक और चीज़, जीएसटी जो है 5% से 18% जो लैब इक्विपमेंट्स है उस पर लगा दिया गया, माइक्रोस्कोपिक वगैरह इक्विपमेंट्स पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी से हमने देखा। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज से जब कोई विजिटिंग फेलो को बुलाना होता है, अब देखिए इट इज़ बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि इतनी सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, इतनी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ फॉरेन होना, फॉरेन फॉरेन, क्योंकि आत्मनिर्भरता पे इतना ज़्यादा भी एम्फेसिस नहीं होना चाहिए। इनका ये कहना है कि आप कोई भी फॉरेन डेलीगेशन अगर हमें बुलवानी हो तो वो इम्पॉसिबल ही हो जाए। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोला है। अब ये चीज़ यहाँ पे जो इन्होंने बोली है कि जो फ्यू हाई स्टैचर अवार्ड्स होंगे जिनको टेंटेटिवली विज्ञान रत्न बोला जा रहा है, तो ये देखते हैं, ये तो ओवर द टाइम ही पता चलेगा कि क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ अवार्ड्स आर दे, तो ये चीज़ हम देखेंगे। ओके, अब हम देखिए एक और चीज़ देख लेते हैं, इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट 95% हेयर कट्स फॉर बैंक्स अंडर आईबीसी, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है। बेसिकली उसमें क्या होता है, जब एक कंपनी है जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई है, बिल्कुल बर्बाद है, उसके ऊपर बहुत सारे डेट है, ठीक है, तो फिर ये आईबीसी के तहत क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं थोड़ा सा हेयर कट लेते हैं। हेयर कट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने वापस करना था बैंक को 100 रुपये का लोन लिया ना, 100 रुपये इन टोटल आपको वापस करना था बैंक को, लेकिन अब आप डूब गए हो तो आप 100 रुपये वापस नहीं कर सकते। तो आईबीसी के तहत जो आपका लोन इतने टाइम से स्ट्रेस्ड है, बैंक्स अग्री कर जाते हैं कि ठीक है आप हमें 40 रुपये दे दीजिए। ठीक है, फिर इनका ये कहना है निर्मला सीतारमन जी का कि आईबीसी में इतना ज़्यादा हेयर कट नहीं हो सकता कि 95% ही हेयर कट हो जाए, सिर्फ आप 100 रुपये में से 5 रुपये दे रहे हो वापस बैंक को, इतना भी नहीं बैंक्स अफोर्ड कर सकते। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे कही है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू इंडियन एक्सप्रेस। ऑल राइट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले तो हम फैक्ट देख लेते हैं कि क्या है। मिड डे मील स्कीम, आई वुड सजेस्ट आप बहुत अच्छे से देखिए जो भी चीज़ें आ रही हैं। देखिए जो पीएम पोषण जिसे रीनेम किया गया मिड डे मील स्कीम को लास्ट ईयर, उसमें क्या होता है, जो कुकिंग कॉस्ट है ना वो 60:40 रेशियो में डिवाइडेड होती है। यूनियन गवर्नमेंट 60% भरेंगे कुकिंग कॉस्ट का, 40% स्टेट या यूटी गवर्नमेंट्स, लेकिन 90:10 हो जाती है हिली एरियाज में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये बात आपको पता है। अब कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट के रूप में। जो कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स है, जो फूड ग्रेन्स है वो तो एंटायरली सेंट्रल
सेंटर उठाता है उसका जिम्मा, ठीक है, ये चीज आपको पता है। लेकिन कुकिंग कॉस्ट में सिर्फ फूड ग्रेन्स ही थोड़ा इंक्लूडेड है, फ्यूल लगता है, बड़ी सारी और चीजें, शायद जितने भी जो एक्यूमेन है जो बना रहे हैं खाना उनकी वेजेस लगती है, तो ये कुकिंग कॉस्ट वगैरह जो है वो फिर शेयर होता है 60:40 और 90:10 की रेशो में। अब देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, आफ्टर अ गैप ऑफ ओवर 2 years द कुकिंग कॉस्ट पर चाइल्ड अंडर द मिड डे मील स्कीम इज सेट टू राइज बाय 9.6%। सेंटर ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है, पर परसेंटेज हाइक को ऑलरेडी हम ये सब कुछ देख रहे हैं। Alright, देखिए सेंटर with the center approving the hike proposed by the committee which has recommended interministerial deliberations on linking the number of LPG cylinders पर स्कूल टू एनरोलमेंट। देखिए कमेटी है जिसने कुकिंग कॉस्ट के लिए राइस तो रेकमेंड किया है, साथ में इन्होंने कहा है जितने एलपीजी सिलेंडर्स आप एक स्कूल को दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल उस स्कूल ने कितनी एनरोलमेंट, कितने बच्चों का और एडमिशन करवाया है, भर्ती किया है, उसका वो होना चाहिए। यानी कि मिड डे मील एनरोलमेंट करवाने में बच्चों की उसमें फेवर कर भी रहा है कि नहीं इसका, ठीक है, आप लिंक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। डिसीजन आपको पता है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, देखिए क्या क्या होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, पल्सेस होती है, कुकिंग गैस, ये सारे ये जो प्राइसेस होते हैं इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या है, जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है जो एक कंपोनेंट है कुकिंग कॉस्ट का, ऑब्वियसली करंट सप्लाई जो है एलपीजी की वो एडिक्वेट नहीं है। फिर जो ऑब्वियसली जब सरकार एडिक्वेट दे नहीं रही है एलपीजी सिलेंडर्स को, फिर स्कूल्स हैं जिन्हें खाना प्रोवाइड करना ही करना है मिड डे मील स्कीम्स में, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं ब्लैक मार्केट में खरीदते हैं। ब्लैक मार्केट में बहुत ही हाई रेट पे इन्फ्लेटेड रेट्स में मिलेगा, इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है, तो फिर इतना ज़्यादा खर्चा कैसे खरीदें। तो एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई भी प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए, साथ में और भी जो कॉस्ट बढ़ रही है वो भी इंश्योर किया जाना चाहिए। कुकिंग कॉस्ट इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ इंग्रेडिएंट्स सच एज पल्सेस, सॉल्ट, वेजिटेबल्स, कॉन्डिमेंट्स यानी कि जितनी भी स्पाइसेस हैं, फ्यूल नीड टू प्रिपेयर द कुक्ड मील्स। ऑलराइट, ये आपने देख लिया। ओके, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पुतिन ने स्लैम किया है वेस्ट और यूएस को अपने डबल स्टैंडर्ड्स के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपने आज तक किया क्या है। देखिए बात भी कौन कर रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर रूल्स बेस्ड होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल। जिन कंट्रीज ने पूरे संसार को कोलोनाइज किया, ठीक है, इंडिया और अफ्रीका को आपने लूटा, प्लंडर किया, ठीक है, तो आपने जो यूएस ने न्यूक्लियर वेपन यूज किए जापान के अगेंस्ट, हिरोशिमा नागासाकी, तो आप जो कर रहे हो इट इज डबल स्टैंडर्ड्स और इवन ट्रिपल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये चीज लिखी है, ये चीज पुतिन ने बोली है। ऑलराइट, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो कॉलोनियल पीरियड आपने चालू कर दिया, जिस तरह का आपने जेनोसाइड किया इंडियन ट्राइब्स को, जो आप फोर्सफुली अमेरिका में लेके गए, आपने प्लंडर किया, इज दिस द ह्यूमन नेचर यू आर टॉकिंग अबाउट? ट्रूथ, फ्रीडम, जस्टिस, इज दिस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? ओके, तो ये चीज आप बस एक स्टेटमेंट है जो आप स्टेटमेंट के रूप में देख सकते हैं। यूएन नॉर्थ स्ट्रीम रप्चर में मार्क बिगेस्ट सिंगल मीथेन रिलीज एवर। ओके, ये चीज आप देख सकते हैं, जो मीथेन रिलीज हुई है, जो अभी नॉर्थ जो स्ट्रीम है, जो बाल्टिक सी के नीचे से जा रही है, उसमें मीथेन इतना ज्यादा निकला है कि आज तक का सबसे ज्यादा मीथेन जो रिलीज किया गया है, यूएनईपी का कहना है, वो अभी तक का सबसे ज्यादा क्लाइमेट डैमेजिंग मीथेन एवर रिकॉर्डेड। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच।